खलक़ल इंसान मिन अलक़, पहली वही बायोलॉजी से स्टार्ट हुई. सो किड्स, you will be using viruses to invent the cure of the biggest diseases that human beings have faced. इंशाल्लाह. आपका बच्चा पाइथन के अंदर कोड कर रहा होगा ह्यूमन डीएनए के कोड्स को, जो कि क्रिस्पर से वो इंफॉर्मेशन लेगा कि कहाँ पे कोई भी सिंड्रोम, चाहे विलियम्स डिजीज है, क्रोन्स है, या कल को कैंसर का इंशाल्लाह आपका बच्चा इलाज करके हमें बताए. आरएनए को हम खुद से डिजाइन करते हैं कि हम जाके उसके टारगेटेड आरएनए को कट कर सकें, और फिर जब एक दफा वो कट हो गया तो हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपनी मर्जी का आरएनए भी इंसर्ट कर सकते हैं. ये इस लेवल का काम कर रही है बच्ची कि अगर ये काम हमारे बच्चे कर गए जो ये खातून करना चाह रही है अनम मुस्तफ़ा, तो 2-3 सालों के अंदर आपके बच्चे जो जो चीज़ें लिख रहे होंगे अपने लैपटॉप्स में, जिस तरह का कोड कर चुके होंगे वो, और जब ये मॉड्यूल 4 का ये वाला प्रोजेक्ट करेगा वो, तो आप खुद सोचें कि उसके माँ बाप फिर डॉक्टर इंजीनियर के लफ्ज़ नहीं बोल रहे होंगे. उसके माँ बाप बोल रहे होंगे कि ये जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, लिकुल्लि दाइन दवाउन, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी इंस्ट्रूमेंट है उस हदीस का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप सबको आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, सर आ रही है. we can hear you. Perfect. Let me first and foremost welcome you all to Source Code family. Number 2, we want to give you, and I haven't welcomed you, I will welcome you. अभी मैं उसकी तफसील बताता हूँ कैसे. Then I want to explain to you the purpose of this whole session. आपको पूरा का पूरा मैप दिखाना हमारा काम है. और नंबर 3, आपको आपके पूरे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव, उसकी डिटेल्स, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, क्लास टाइमिंग्स, ये सारा कुछ आपको. योर किड्स विल बी लोडिंग वेक्टर्स इनसाइड द गाइडेड टिश्यूज वेयर दे विल बी हिटिंग the disease at the core and changing the genome, the code of the DNA of the patients by using CRISPR, which is our map, कि कहाँ पे कब क्या करना है और कौन कौन से स्पेक्ट्रम के ऊपर वायरस के बिहेवियर कहाँ से हमने मेजर करने, डीएनए के कोड कहाँ कहाँ पे मेजर करने, और पाइथन कि जिसमें वो कंप्यूट करेगा जीन कोड्स को वर्सेस पेशेंट वर्सेस हेल्थी के, वायरस को, इवन बैक्टीरिया को. इसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, कल तो नहीं शुरू कर सकता वो. ये 4 साल में वो क्या सीख रहा होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट से होता हुआ इस प्रोजेक्ट तक जाएगा. उसको बायोलॉजी की बेसिक से लेके माइक्रोबायोलॉजी की एडवांस नॉलेज चाहिए होगी, उसको वायरोलॉजी की नॉलेज चाहिए होगी, उसको मोलेकुलर जेनेटिक्स की नॉलेज चाहिए होगी, उसको क्रिस्पर की और पाइथन की स्किल चाहिए होगी, उसको बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स की साइंस पता होनी ज़रूरी है. इस दौरान ये सारा सीखने के बाद वो क्रिस्पर और पाइथन की नॉलेज के ऊपर पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो चुका होगा इतने पूरे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स में. और जब ये मॉड्यूल 4 का ये वाला प्रोजेक्ट करेगा वो, तो आप खुद सोचें कि उसके माँ बाप एक डॉक्टर इंजीनियर के लफ्ज़ नहीं बोल रहे होंगे. उसके माँ बाप बोल रहे होंगे कि ये जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, लिकुल्लि दाइन दवाउन, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी इंस्ट्रूमेंट है उस हदीस का. मेरा बेटा और मेरी बेटी उस इकोसिस्टम के अंदर मोस्ट कॉम्पिटेंट एंटिटी है. इसके दुनिया में आने की वजह से फ्यूचर के तमाम तर नॉलेज स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए, बिकॉज ही एडेड टू द core of the philosophy of the concept of biology. How perversions happen, which we call disease. How malfunctions happen, which we call syndromes and disorders. How is he going to understand the ideal code versus the broken code? How is he going to cross match and patch through using viruses? And how he's going to be able to do this miracle of an achievement, inshallah, and she is going to do those things which human beings can't even fathom right now. ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने भी प्रोजेक्ट्स खोल के मैम अनम मुस्तफ़ा बताएंगी इंशाल्लाह. आपके सामने वो दिखाएंगी कि ये पहले 100 साल पहले हमें करने चाहिए थे. चलें 100 साल पहले, पाकिस्तान बनने के बाद 90 साल पहले ही करने शुरू कर देने चाहिए थे. हमने 20-20 साल के एमफिल और पीएचडी के लिए काम रखे हुए थे. हालांकि शी विल एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ कि ये 5वें साल में ये बच्चा आपका ये वाला रिसर्च पेपर लिखने के काबिल हो जाता है. कंप्यूटेशन पे तो 3 साल में काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह. ही विल नॉट ओनली अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस सिस्टम वर्क्स, बट ही विल बी एबल टू फिक्स इट. ये आपका विजन होना ज़रूरी है हमारे बायोलॉजी के
पेरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आपके बच्चों से, मेरे बच्चों से, हम सब के बच्चों से दीन के वो बड़े काम ले कि आखिरत के दिन हम सब मुस्कुरा रहे हों, कि जब हमें कामयाबी के मुज़दे मिल रहे हों, ख़बरें मिल रही हों, मुबारकबादें मिल रही हों कि तुम्हारे बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं ये ओहद के पहाड़ से बड़ी हैं जो तुम्हारे अमालनामे में लिखे गए, बिकॉज तुमने ये फैसिलिटेट किया था। ये प्रोजेक्ट्स देखिए, इन प्रोजेक्ट्स को भूलना नहीं, इनके प्रिंट आउट्स लेके अपने बेडरूम्स में लगाएं, एंड विजन कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची ये वाले काम रोज दुनिया को रोशनास कराओगे कि नॉलेज स्ट्रक्चर को देखना कैसे होता है, बीमारी की शफा कैसे लेके आते हैं जब आपकी कॉम्पिटेंस ऊपर जाती है। और ये तो एक एस्पेक्ट है, अभी मैं मनम आपको सारे एस्पेक्ट्स बताएंगी। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आसान फहम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करने में की कोशिश की है ताकि हर पेरेंट को समझ आ जाए। एंड मैं मनम टेक्निकल खातून है, शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू द टेक्निकलिटीज, शी इज़ अ साइंटिस्ट हरसेल्फ, शी इज़ एक्चुअली डूइंग हर रिसर्च ऑन हर ओन, शी इज़ अ मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी और बायोलॉजी ऑन हर ओन, एंड एट सच अ यंग एज इन दिस काइंड ऑफ टैलेंट जब हमें मिलता है तो मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि फिर हमें किसी किस्म का जवाब नहीं मिलता कि हमारे बच्चे भी क्यों ना ये वाले प्रोजेक्ट्स कर रहे हों इन देयर अर्ली एज, ताकि उनको और टाइम मिल सके इस कॉम्पिटेंस को परफेक्ट करने का। 1,75,000 नेचुरल साइंसेज के रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए पिछले साल। सोर्स कोड इंशाल्लाह एवरी स्टूडेंट विल राइट अ रिसर्च पेपर विल इंशाल्लाह विल बी पब्लिश बिकॉज वी विल ट्रेन देम। हमें बस वो ये 4 साल चाहिए जिसमें ये कॉम्पिटेंस आ जाए इनके पास। वी नीड दीज डेडिकेटेड 4 years so that we can add thousands। हमारे पास ये सब पाकिस्तान से 0 जाते हैं, 0। पिछले साल 3 गए हैं 2 लाख में से। मुसलमानों के 1% भी नहीं है 2 लाख में से। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है 1-2 ही होने थे। सो ये क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज हम किसी और ही दुनिया में, किसी और ही नहज में, पता नहीं किस दीन के ऊपर चले गए। जिस दीनदारों ने दुनिया को बायोलॉजी से रूशनास कराया था, जिस दीन की किताब 1400 साल पहले बायोलॉजी की आयतों से शुरू हुई थी, उस दीन के पैरोकार 0 के ऊपर बैठ गए आके। ये ज़रूरी है कि आपको पता हो हमारा विजन आखिरा है। हमारा विजन आपके बच्चों की कॉन्फिडेंस के थ्रू दुनिया में इस्लाम का ब्रांड ऊपर लेके जाना है। हमारा और कोई विजन नहीं। वी आर नॉट स्टडीइंग बायोलॉजी टू लुक कूल, वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी टू क्योर। We are studying biology not to cure the disease, but to cure the impression that Muslims have left in the last 2, 3, 4, 500 years. अब बहुत हो गए, हमारे बच्चे परफॉर्मेंस में डालने हैं हमने इंशाल्लाह। Thank you so much for bringing every one of your child to the same family or a single purpose, कि हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे ताकि एक दूसरे का IQ बढ़ा सकें। अकेले अकेले काम करना इस्लाम नहीं, मिल के काम करेंगे हमारे बच्चे भी, and they will add to each other's knowledge, they will add to each other's IQ. I hope I have made my speech in simple words ताकि सब समझ चुके हों। अब मैं मैम अनम मुस्तफ़ा को दावत दूंगा। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah has not sent down a disease except He has also sent down its cure. For over 14 centuries, Muslims have reflected on this hadith. It reminds us that for every disease, Allah has created a cure. But here's an important question. Who will discover it? Every cure that exists today was once unknown. Someone had to ask the question. Someone had to study the evidence. Someone had to find the answer. What if one day your child becomes one of those researchers? What if we could use biology, artificial intelligence, and programming to investigate the diseases hidden inside our DNA? It may sound like science fiction, but this is exactly the kind of research-focused learning that students experience in the biology program at Source Code Academy. इससे पहले कि मैं मेहमानों को बुलाऊं, मेरे लिए कोई मोटा मोटा सवाल किसी का है तो बुलाएं, क्योंकि मेरे सारे सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे उनके जवाब अनम अभी आपको हाजिर किए देती हैं। फिर भी कुछ सवाल हो किसी का तो ज़रूर बताइए प्लीज़। सर मैंने अपने भाई छोटे के लिए, तो वो बाइलिंगुअल है तो कोई मसला तो नहीं होगा? कोई मसला नहीं बेटा, बिल्कुल फिक्र करने को। इंग्लिश अलग से, उर्दू अलग से भी ले सकते हैं, और बाइलिंगुअल सारे ही टीचर्स हमारे, बेफिक्र हैं जी। सर मुझे पूछना था कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे इन ईच क्लास? 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अप टू 10 जाएंगे। ओके, बायोलॉजी और मैथ्स स्टेम फील्ड्स में 10 बच्चों की क्लास है, 7 और 10 के बीच में होगा नंबर।
सर एक फीडबैक भी था। अभी नहीं बेटा, मैं इसके बाद लेता हूँ, मैं इसके बाद मैं आऊँगा इसके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल भाई, मुझे ये पूछना है कि ये मेरी बेटी जो है शी इज 8 years old, तो ये जो क्लास में जो 7 to 8 बच्चों की स्ट्रेंथ है, ये सब सेम एज के बच्चे जी होंगे जी या जी इनमें ना multiple सिर्फ ages होंगे? एज के तो 1 साल का फर्क पड़ सकता है, मगर अभी मैम अनम आपको मॉड्यूल 0 का बताएंगी। मॉड्यूल 0 वो होता है जिनको बिल्कुल भी नहीं कुछ पता होता, उनको हम पहले बेसिक्स के ऊपर तैयार करते हैं, फिर हम मॉड्यूल 1 पे डालते हैं उसको। ठीक है, बेफिक्र रहें, पहले हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि बच्चा किस मॉड्यूल में है। वालेकुम अस्सलाम। फिर बाकी सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन जैसे हो गई थी मैथ्स और फिजिक्स की, तो ये सारे कोर्सेज एक साथ ही स्टार्ट होंगे या अलग अलग तो टाइम? मैथ्स तो हम 2 साल से करा रहे हैं, फिजिक्स अभी आने वाली है, बायोलॉजी पहले हम लॉन्च करें बिकॉज ऑफ मैम अनम्स फास्ट एफर्ट्स। हमने बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पहले वेट करवा लिए हैं अपनी कंसल्टिंग टीम से। उन्होंने हमें सब ना सिर्फ ओके कहा, उन्होंने कहा यार काश ये पहले करा लिए होते आपने। तो मैम अनम की स्पीड की वजह से ये जल्दी हो रहा है, वरना फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही करना था हमने। नहीं सर, आई मीन जैसे मैथ्स बैच 5 के हमने रजिस्ट्रेशन कर जी नहीं, वो अपना उसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है, और ये इनकी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। वो आप अपनी टाइमिंग खुद ही सेट करते हैं ना, इसलिए आप जो आपने क्लास लेनी है जिस भी टाइम पे लेनी है वो आपकी मर्जी है। अभी जब मैं 9 फैकल्टीज पूरी कर लूँगा ना, फिर आपने एक एक कोर्स नहीं सिलेक्ट करना, फिर हम आपको एक छोटा सा सिंपल सा होम स्कूलर्स पैकेज बोलते हैं, उसमें हम डाल देंगे। वो उसमें आप अपनी क्लास की टाइमिंग सेट करेंगे, फिर आपकी बैक टू बैक क्लासेस भी हो सकेंगी, वो बाद में बताऊंगा। अभी आपकी 2 क्लासेस हैं मैथ्स और बायोलॉजी की। फॉर एग्जांपल आपने सुबह मैथ्स लेनी है और रात को बायोलॉजी लेनी है, वो आपकी मर्जी है बेटा, या इकट्ठी भी लेनी है। मैं तो पूछूं जैसे कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ बैच 5, तो वो बेटा जब भी वो स्टार्ट होगा मैथ्स का, मेरा आपका सवाल जो मेरे कानों तक आया है, मुझे बताइएगा मैंने सही समझा कि नहीं, कि बायोलॉजी और मैथ्स इकट्ठा स्टार्ट होगा तो क्लासेस भी इकट्ठी हो रही होंगी। मुझे ये आवाज़ आई है आपकी। नहीं सर, जैसे मैं पूछूं कि मैथ्स का बैच 5 स्टार्ट मतलब रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं, तो ये सारे कोर्सेज एक साथ लाइक शुरू होंगे सितंबर के फर्स्ट वीक या आगे पीछे हैं? नहीं, आगे पीछे हफ्ते हफ्ते का गैप होता है, एक ही दिन में हम सारे बैचेज इकट्ठे, या कोई से 3 बैचेज या 2 बैचेज इकट्ठे नहीं लॉन्च करते होते। यू विल सी, बायोलॉजी पहले ही होगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे आपसे ये है कि जैसे मेरे बच्चे ना मैथमेटिक्स के बैच क्या कह रहे हैं? शॉर्ट में, और ऊंचा बोलो। इन्होंने बायोलॉजी की ये स्टार्ट कर लेंगे, फिर फिजिक्स आ जाएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर कंप्यूटर साइंस आएगा, तो सर ये बच्चे एक साथ इसको कवर कर पाएंगे? मैं बताऊंगा उस वक्त, जब मैंने आपसे कहा ना, जब हम फैकल्टीज का पोर्टफोलियो पूरा कर चुके होंगे, फिर हम बताएंगे कब कितने घंटे एक बच्चे ने मैक्सिमम पढ़ना है। हम बताएं आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल। उस वक्त आपकी पोर्टल पे अचानक होम स्कूलिंग मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे होम स्कूलर्स ना भी हों, मगर होम स्कूलिंग मॉड्यूल हम किसे कहते हैं कि एक बच्चा 8 सब्जेक्ट्स अगर पढ़ना चाह रहा हो, ठीक है, तो 8 क्लासेस नहीं इकट्ठी लेगा वो। फिर हम आपको बताएंगे उसको मैनेज कैसे करते हैं। वो पूरा मॉडल होम स्कूलर्स के लिए ना, तो आपके बच्चे भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि मैंने कब कितनी क्लासेस मैक्सिमम ले सकता हूँ, फिर कितना गैप आना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी क्लासेस कब लूँगा मैं। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर भी मर्ज़ी आप ही की होगी कि क्लासेस कब लेनी है आपने। हम आपको नहीं कभी फोर्स कर सकते कि केमिस्ट्री की सुबह होगी तो बायोलॉजी, ऐसे नहीं होगा। वो क्लासेस आप ही की मर्जी के टाइमिंग पे होगी, बट वी विल रिकमेंड कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा क्लासेस एक गो में बच्चे को ना कराएं। मगर अभी वो वक्त नहीं आया। वंस वी आर गोना लॉन्च केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज कमिंग इन सितंबर, फिजिक्स इज कमिंग इन सितंबर। ठीक है, इंशाल्लाह। सो जब ये पोर्टफोलियो पूरा होगा, फिर आप मुझे बताएंगे कि सर आप मैंने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो मुझे आप इसका तरीक़ाकार बताएं। दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन पुटिंग द scheduler of source code as pure homeschoolers do. Okay? जी सर, यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बच्चे मैथमेटिक्स तो 2 साल से कर रहे हैं, अभी बायोलॉजी में मैंने इनको करवाया है, फिजिक्स में इनरोल हुए हुए हैं, इंशाल्लाह केमिस्ट्री में भी मैं करवा दूंगी, तो ये एक साथ सब कवर कर लेंगे? मतलब कब तक फिर ये होम स्कूलिंग वाला जो एक ऑप्शन आप बता रहे हैं, ये अभी मेरे सिर्फ 2 फैकल्टीज के करिकुलम और टीचर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो रहा है, केमिस्ट्री का और कंप्यूटर साइंसेस का। ये जैसे पूरे 2 पूरे होते हैं, हमारे पास स्टेम फील्ड्स पूरी हो जाएंगी ना, फिर समझ गए। जब स्टेम फील्ड्स पूरी होंगी, फिर हम सारे के सारे स्टेम फील्ड्स के वो वाले पेरेंट्स को बुला लेंगे एक ही ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के अंदर। 7 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे स्टेम फील्ड्स में एनरोल्ड हैं, उनको फिर हम बताएंगे इसको पढ़ाना किस स्केड्यूल के अंदर है।
वो हम आपको ट्रेन करेंगे बाकायदा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। वो होम स्कूलर्स, बस आपने याद रखना है, होम स्कूलर्स की इनवाइट हमने कई हज़ार दफ़ा आपको देनी है, क्योंकि आपके तो बच्चे एनरोल होंगे ना, हमने तो आपसे रोज़ बात करनी होगी। आवर ऐप जो इस वक्त आपको ऐप आ गई होगी, अगर आप टीनेज मेंटरशिप में आपका बच्चा है या फिर आप सीटी में या ईआई में है, तो आपको ऐप तो अभी आ गई होगी आपके पास। आपके बाकी के स्टूडेंट्स को हमने ऐप अभी नहीं दी, क्योंकि पहले हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट कर लें, फिर हम पूरे सोर्स कोड को अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। बिकॉज एंड्रॉयड वाले, अभी एंड्रॉयड की जो ऐप स्टोर है, उन्होंने टेस्टिंग करके हमें वापस करना है। एप्पल वालों ने दे दी है कि आपकी ऐप बिल्कुल ठीक है, एंड्रॉयड वाले ज़रा टाइम लगाते हैं, दे टेक 3 वीक्स एक्स्ट्रा अदर देन एप्पल। आयरॉनिकली एप्पल हालांकि ज़्यादा टाइम लगाता होता था पहले। सो जैसे ही एंड्रॉयड वाले हमें ओके करते हैं कि आपकी एप्पल आपकी ऐप जो है वो एंड्रॉयड के लिए ठीक है, बिल्कुल हम ओके करते हैं, तो आपको ऐप स्टोर पर हमारी ऐप नज़र आ जाएगी। एप्पल वालों को तो अभी भी नज़र आ जाती, हमने अभी तो उधर हाइड कर दी, मगर उनका ओके आ गया। मैं क्यों आपको ऐप की बात बता रहा हूँ, ऐप के अंदर होम स्कूलर्स का सेपरेट सेक्शन है। होम स्कूलर्स हम किसको कहते हैं कि जिसने स्टेम फील्ड्स को, अरबी को और एक लैंग्वेज को कंबाइन करके एनरोल कर लिया, उनकी एकदम अलग से एक फीस स्केड्यूल बनता है ना, तो इतने सारे कोर्सेज की अलग अलग फीस तो नहीं हम चाह रहे वो दें। सो उनका टोटली डिफरेंट पैकेज बनेगा, उनको अलग अलग स्केड्यूल मिलेगा, उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग होगी, उस ऐप के अंदर स्कोर कार्ड होम स्कूलर्स का अलग से होगा और रेगुलर स्टूडेंट्स का अलग से होगा जो होम स्कूलर्स नहीं है। होम स्कूलर्स के लिए टोटली डिफरेंट यूनिवर्स है हमारी ऐप की। उसके अंदर हम आपको फिर फिजिकल रूटीन्स कैसे करनी है, साइकोलॉजी के स्कोर अलग से आ रहे होंगे, साइकोमेट्रिक असेसमेंट उसकी जस्ट अबाउट डेली हो रही होगी, और फिर हम आपको फोर्स करेंगे कि इसकी फिजिकल रूटीन्स करवाओ, स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि वो हम तो नहीं डाल सकते, ऑनलाइन है हम तो। सो उस दौरान फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे, जब आपको हम ये पूरी फैकल्टीज़ अनाउंस कर चुके होंगे। वो ट्रेनिंग बेसिकली हम पूरी दुनिया को ही दे रहे होंगे, मगर उस ट्रेनिंग का मरकज़ आप लोग होंगे जो सोर्स कोड के स्टेम फील्ड्स को एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आप एप्लीकेशन का वेट करें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ों के आंसर खुद ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे भी सर बात ये है, सर बात ये है कि बच्चा हमारा एनरोल्ड है, बच्चा पढ़ रहा है अभी बायोलॉजी, पहले मैथ पढ़ रहा है, अभी बायोलॉजी पढ़ेगा। तो काइंडली आप जो बता रहे हैं वो तो बड़े एडवांस लेवल का है, तो हम किस स्टेज पे जाके बच्चा ओ लेवल के लिए जो है वो कॉम्पिटेंस हासिल अभी मैम अनम आपको बताएंगी कि हमारे किस मॉड्यूल में आपका बच्चा ओ लेवल रेडी है और किस मॉड्यूल में ए लेवल रेडी है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल्स ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड हैं। तो बहुत पहले ही किस मॉड्यूल के अंदर ही अभी वो आपको बताएंगे उस किस मीटर पे आके हम ओ लेवल का डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। करिकुलम देखेंगे ना, उसमें हमने एक मेजरमेंट यार्ड स्टिक बताई हुई है, एक मेजरमेंट टूल, कि कौन सी जगह पे आम बंदा ओ लेवल, मैट्रिक, एफएससी को एक्सप्लेन कर सके कि इस करिकुलम में मेरा बच्चा कितने महीनों में ओ लेवल रेडी हो जाता है, ए लेवल रेडी हो जाता है, या बैचलर रेडी हो जाता है, या मास्टर्स लेवल पे रेडी हो जाता है, या एमफिल लेवल पे रेडी हो जाता है। बिकॉज 5 साल में अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर उसको करा रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है वो बाकी के सारे पुराने लेवल जो पीछे के लेवल हैं, जो कि बेसिक लेवल हैं, वो सब कवर करके आगे आएगा ना। अचानक तो नहीं उसको बायोलॉजी सिखानी शुरू कर देनी। सो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आपको करिकुलम में अनम मैम भी बताएंगी, और हमने वेबसाइट के ऊपर करिकुलम के ऊपर एक एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया हुआ है, वो आपको हम मतलब दैट्स फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड किस मॉड्यूल में कौन सी जगह पे ओ लेवल का चेक मार्क आ जाता है, फिर ए लेवल का आ जाता है, आपको समझ आ जाएगी जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। नहीं, ये कोर्स बच्चों के लिए नहीं है, ये कोर्स तमाम मुसलमानों के लिए है, जिसने बायोलॉजी में रिसर्च करनी है उसके लिए जी। आपका होम स्कूल का मतलब आप लॉन्च नहीं करते हैं ऐप में, तो तब तक हम जो भी कोर्स लॉन्च होगा उसमें बच्चों को एडमिशन दिलवाते रहें, एनरोल करवाते रहें। लेकिन 4 केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद हम आपको होम स्कूल ही समझेंगे, फिर हम आपको 4, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिर हम आपको होम स्कूल ही समझेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंसेज और इंग्लिश ही रह गए ना फिर तो, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग टू यू एट आफ्टर द 4th एनरोलमेंट, एक्चुअली द 5th जी, 5th जी। वालेकुम सलाम। आई नो बायोलॉजी बहुत इजी है, बिल्कुल सही कहा, बायोलॉजी सबसे इजी है। मसला है कि बायोलॉजी पसंद हो तो, इफ यू लाइक बायोलॉजी देन इज द बेस्ट। बायोलॉजी इज द लैंग्वेज दैट Allah Azza wa Jal has used to create us. Okay, that is such a beautiful, delicious subject. जी। Yes, sir, it was very beautiful.
इस वक्त आवाज़ ज़रा मुझे फिक्र करी, आप लोग एक वक्त में बोल रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स पहले बात कर लीजिए, फिर मैम अनम की बारी। असल में चाह रहा हूँ वो जल्दी से वो द रियल मीट तो उन्होंने प्रेजेंट करना है अभी। सो आई होप आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए। फिर हम मैम अनम को दावत देता हूँ मैं। मैम अनम, आपको आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। बिस्मिल्लाह करें। जस्ट लेट मी टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द स्क्रीन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in this orientation session. I hope कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से और स्क्रीन भी नजर आ रही है। पेपर आ रही है, स्क्रीन का शुरू करें। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बायोलॉजी होती क्या है। अगर हम सिंपली बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखें कि हमारे आगे पीछे हर तरफ लाइफ है और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज लाइफ इटसेल्फ है। हम ब्रीथ कर रहे हैं, अभी आप सब यहाँ पे बैठे हैं, योर हार्ट इज बीटिंग, आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इस सब के दौरान आपका दिमाग ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है लाइफ, और इससे बहुत छोटे लेवल पे भी लाइफ जाती है, बहुत विजिबल लेवल पे भी लाइफ जाती है। इवन हमारी जो स्पीशीज होती हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, उनका दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन, वो सब भी बायोलॉजी है। लेकिन मुझे हमेशा इस बात पे बहुत हैरत होती है कि जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, वो बहुत क्रिटिकली थिंक करते हैं। वो जहाज देखते हैं, वो उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, वो अपना कोई ना कोई खिलौना खोल लेंगे, कोई बैटरी लेंगे, उससे बल्ब जला के देखेंगे, लेकिन वो बायोलॉजी के बहुत कम सवाल पूछते हैं। इवन मैं अगर आपको अपना भी बताऊं तो मैंने बहुत हाई लेवल पे जाके मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैंने खुद इस पे रिसर्च करना शुरू की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने हमें फेल किया है एज अ पेरेंट, और हमारे बच्चों को भी एज अ स्टूडेंट फेल किया है। तो इसमें कुछ गैप्स हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जाता है बैग लेके स्कूल, उसको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है कि आपने ये डेफिनेशंस हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपने जाने, इनको मेमोराइज करके ले आना है। वो आते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं मुश्किल से, और उसको वर्ड बाय वर्ड जाके लिखते हैं, और अगर उनका मैच हो गया 100% तो उनको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी इज मच मोर देन दैट। तो वो हम क्यों नहीं सिखा रहे, हम अपने बच्चों को इस चीज पे क्यों नहीं लेके आ रहे कि वो ये क्वेश्चन करें वाई हाउ, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो मुझे लगा कि ये चीजें हैं जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम के बीच में गैप है। तो सबसे पहले तो हमने इस गैप को फिल करना है, हमने ब्रिज देना है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए हमने सर की मदद से ये कोर्स जब डेवलप किया तो इसके बेसिक 5 पिलर्स थे हमारे पास। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है इस सब्जेक्ट की। हमने उन्हें इस बात पे लेके आना है कि वो हमसे क्वेश्चन करें, वो समझ सके, और जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो वो सवाल पूछेंगे, तभी तो वो रिसर्च करेंगे, तभी वो सोचेंगे कि अगर मेरे अंदर एक दिल धड़क रहा है और जब मैं डर जाता हूँ तो वो दिल कैसे तेज धड़कने लग जाता है। मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, इसका मैकेनिज्म है, लेकिन क्यों मैं एक सर्टेन हाइट पे जाता हूँ तो वो ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, क्यों जब मैं जोर से बोलता हूँ तो वो पैटर्न्स चेंज होते हैं। ये क्वेश्चंस उनको तभी मिलेंगे जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, अब जैसे मैं ब्रीदिंग की ही बात कर रही हूँ, तो आप देखें कि उनको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रही है, उसके बहुत स्टेप्स होते हैं। उनको ये बात कब पता चलेगी कि कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको हम चेंज करेंगे तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, या वो कौन सा स्टेप है जिसको हम चेंज करके उसके खिलाफ हम कोई मेडिसिन बना सकते हैं, या कौन सा स्टेप है जो चेंज होता है तो हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। इसको हम कहेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। उसके बाद मॉडर्न टूल्स हैं हमारे पास, क्योंकि कोविड-19 आया तो हमने देखा कि बहुत से लोग जिनके पास पाइथन की स्किल्स थी, जिनके पास कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस की स्किल थी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट थे वो बेचारे घर में बैठे थे।
क्योंकि उनकी बायोलॉजी में कहीं पाइथन का दूर दूर तक जिक्र ही नहीं था। लेकिन बायोलॉजी को पाइथन की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाइथन कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे मैं आपको भी समझा रही हूँ, मुझे लगेगा कि ये थोड़ी मुश्किल है तो मैं उसको आसान कर दूंगी। तो पाइथन एडवांस लैंग्वेज है, लेकिन एडवांसमेंट का मतलब हमेशा मुश्किल नहीं होता, कभी कभी आसानी भी होता है। तो पाइथन एडवांस लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जो हमें भी समझ आती है और कंप्यूटर को भी समझ आती है। तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, वो उसको समझ लेता है और फिर उसमें मुझे जवाब दे देता है, ठीक है। या मेरे लिए एक प्रोग्राम डिजाइन कर देता है, या मेरा डेटा एनालाइज कर देता है। तो वो हमारे पास नहीं था, हम खुद ही कर रहे थे, उसको मैन्युअली परफॉर्म कर रहे थे चीजें, या फिर हम किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे थे। पाइथन आप इंटरनेट उठा के देखें, आपको भरे 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 मिलेंगे कोर्सेज ऑन पाइथन, ठीक है। आप चाहें आप उसको 3 महीने में सीख सकते हैं, 1 महीने में भी सीख सकते हैं। लेकिन हमारा मसला स्किल सीखना नहीं है, हमारा मसला इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज देना है, और वही हमारा विजन था। और तीसरी चीज जो मेन चीज थी हमारी, वो है कुरान एंड बायोलॉजी। आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूंगी कि आप कुरान को समझ ही नहीं सकते अगर आपको बायोलॉजी नहीं आती। वो कैसे, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको कराती हूँ। मेरा नाम अना मुस्तफ़ा है और मैं आपकी एकेडमिक लीड के तौर पे काम करूंगी बायोलॉजी के लिए। मैंने अपना बैचलर्स किया था मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और मैंने मास्टर्स किया था हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने अपने मास्टर्स के प्रोजेक्ट में पाइथन यूज की थी, एंड आई डेवलप्ड एन एप्लीकेशन, ठीक है। वो एप्लीकेशन इस तरह से थी कि वो आपको प्रिडिक्ट करके पेशेंट का डेटा दे देती थी। तो वहां से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और वहां से जो मुझे मुश्किलात आई उनसे भी मुझे समझ आई कि हम कितने दूर हैं, ये दो टेक्नोलॉजीज कितनी रिलेटेड हैं, लेकिन हम किस तरह से इनको यूज नहीं करते। और क्योंकि मैंने 6 माह में ये पाइथन समझ ली थी और उसको कर लिया था, तो मुझे ये भी समझ आ गई कि अगर मैं इस स्टेज में कर सकती हूँ तो एक 8 साल का बच्चा तो बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसी विजन को लेते हुए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया। तो मेरा और स्पेशली सर का विजन ये है कि अगर हम इस प्रोग्राम से इस काबिल हो सकते हैं कि हमारे पास एक भी बच्चा पाकिस्तान का ऐसा आता है जो ये हमारा सिलेबस पढ़ के इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक ऐसी पब्लिकेशन बना देता है, एक ऐसी पब्लिकेशन ले आता है जिससे कोई एडवांसमेंट हो जाती है, कोई मेडिसिन आ जाती है, कोई एक ऐसा आला आ जाता है जो किसी की हेयरिंग की, किसी की देखने की, किसी की ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या वो तो चलिए एक बड़ी चीज है, अगर कोई ऐसा पैटर्न ही आ जाता है जिसको अगले 5-6 सालों में इस्तेमाल करके साइंटिस्ट रिसर्चेस कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं ऐसे ही बच्चों की तलाश में हूँ, और मुझे आपके क्वेश्चन से पता चल गया कि आप लोग तो ऐसे ही हैं। और बेटा मैंने आपसे मिलना है, जो आप कह रहे थे कि बायोलॉजी बहुत अच्छी है। इस विजन को हम पूरा करने के लिए कुछ पर्पस थे हमारे, तो हमने उन पर्पस को एनालाइज किया, और उसमें 3 बेसिक चीजें हमारे पास। सबसे पहली चीज तो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप क्रिटिकली थिंक करते हैं तो आपका दिमाग एक बेजान चीज नहीं है, इट्स अ लिविंग ऑर्गन। जैसे आपने ट्री देखा होगा, ठीक है, उस ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो आप अपने दिमाग को जितना ट्रेन करते हैं उसके न्यूरल पाथवेज बनते जाते हैं, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनती जाती हैं, और वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको आपके लाइफ डिसीजंस में, आपके अदर सब्जेक्ट्स में आपको चीजें एनालाइज करने में भी हेल्प करती हैं। तो हमने बायोलॉजी को इतना इंटरेस्टिंग बनाना था और इतना आसान बनाना था कि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे को और मजबूत करे। दूसरी चीज, पाइथन का मैंने कहा था, तो पाइथन बेस्ड हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये मिनी प्रोजेक्ट्स भी हैं और मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना अगर आप पहली दफा पाइथन का लफ्ज सुन रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुश्किल है।
तो हम इसको बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जिस तरह हम बायोलॉजी बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, इसी तरह हम पाइथन भी शुरू करेंगे, और फिर ये दोनों आपस में किस तरह रिलेट करेंगी उसको भी शुरू करेंगे, और फिर वो सारी स्किल्स जो आप अलोंग द वे सीखते जाएंगे, दे विल एंड अप टू अ मेजर प्रोजेक्ट। और जब वो आप मेजर प्रोजेक्ट करेंगे और वो सही करेंगे तो हम आपको अलगे मॉड्यूल में भेजेंगे। बाकी आप देखें कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं। मैंने ये बात की, आपको लगेगा कि शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हम कुरान पाक को बायोलॉजी के बगैर समझ ही नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि सूरह हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो चाहें तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो वो उससे वापस भी नहीं ले सकते। अब इस आयत को हम पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, हम तफसीर भी पढ़ते हैं और हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम इसकी बायोलॉजी को नहीं समझते। मैं आपको बताती हूँ कि मोर देन 8 बिलियन स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज, और उनमें 99.9% एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी फूड उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है। जैसे हम खाते हैं फूड को, वो हमारे अंदर जाती है, डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डाइजेस्ट होती है और उसके बाद हमें उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जो 0.1% अदर स्पीशीज हैं उनका एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब उनमें से एक मक्खी है, तो जब मक्खी आपके खाने पे बैठती है वो एंजाइम्स क्रिएट करती है, और वो एंजाइम क्या करते हैं कि वो उसकी बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। तो अगर आप चाहें भी तो वो फूड आपके काम की नहीं है, आप उससे एनर्जी नहीं ले सकते। तो इस बात को समझने के लिए आपको बायोलॉजी पता होनी चाहिए और एडवांस लेवल की पता होनी चाहिए। तो आप देखें कि एज अ मुस्लिम हमारे लिए बायोलॉजी समझना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास तो फैक्ट्स हैं, हमें तो पता है कि कुरान पाक में कोई भी गलती नहीं है, तो हमें तो कुरान पाक को ही उठाना चाहिए था, और अगर हम उसकी आयत को ही लेके सिर्फ रिसर्च करते तो हमें बायोलॉजी, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की समझ आ जाती। बाकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, और वही उसी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी साइंटिफिक थिंकिंग आती है, क्यूरियोसिटी आती है, और जो सबसे बड़ा मेजर पर्पस है वो ये है कि बच्चों को इस काबिल बनाना है, उनको इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाना है कि वो हमसे पूछें कि वाई एंड हाउ। कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो आपको शायद आप कोई और बायोलॉजी कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यही है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। फिर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको विजुअल एड ज्यादा चाहिए होती है, और क्योंकि हमारा है भी ऑनलाइन तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी से छोटी चीज के लिए आपको विजुअल डायग्राम्स और वर्चुअल लैब्स हर चीज प्रोवाइड करूं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बच्चों के लिए मैंने रखी है वो है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। आपकी हर क्लास के बाद आपके उसी लेक्चर से रिलेटेड आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जो आपके कंसेप्ट को असेस करेगी, और उसी वक्त आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा हमारी इस लेक्चर में कमियां कहाँ रह गई हैं और कहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर कहीं टीचर से भी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहीं आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा पॉइंट मिस हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आपके लिए, आई होप। इसके अलावा कुरान पाक से तो हम जरूर इसको रिलेट कर रहे हैं, केस स्टडीज होंगी और सिनेरियोस होंगे। जिस तरह से हम किसी दो डिजीजेस हैं उनके बहुत सिमिलर सिम्टम्स होते हैं और वो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में पढ़े हैं, तो हम फिर उसके बाद एक केस सिनेरियो हमारे पास आएगा कि एक पेशेंट आता है हमारे पास, उसके ये सिम्टम्स हैं, तो आपने उसको कैटेगराइज करना है कि ये कौन सी डिजीज में जा रहा है। रिसर्च बेस्ड लर्निंग, इसमें सिर्फ आपके पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होंगे, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे भी होंगे जिसमें आपने सिंपल कोर बायोलॉजी की रिसर्च भी करनी होगी ताकि वो एरियाज भी आपके स्ट्रेंथन हो उसके साथ साथ। और आपके हर वीक में एक असेसमेंट लाजमी होंगे, एमसीक्यू असेसमेंट। आफ्टर द क्लास तो हुआ ही करेगी, लेकिन एक वीक के बाद भी हुआ करेगी। इसके अलावा
जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, बायोटेक्नोलॉजी की बात की है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पाइथन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ये कुछ एडवांस लेवल के अभी तक के हमारे जो करिकुलम पढ़ाए जाते हैं उनमें ये एडवांस लेवल की है। तो अनलेस कि आप इस लेवल पे नहीं जाते, जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है जिसमें आप जाके अपनी मर्जी से ये सब्जेक्ट चूज करते हैं, यूजुअली आपको क्लासेस में ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं, ये भी बायोलॉजी ही है, बस उसको हमने इस्तेमाल करना है। तो वो मैंने कोशिश की है कि वो आपको जिस तरह छोटे लेवल से हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ये भी हम साथ साथ में शुरू कर लेंगे। अब हमने इस कोर्स को डिवाइड किस तरह से किया है, इसको हमने 4 मॉड्यूल्स बनाए हैं 4 साल के लिए। तो एक मॉड्यूल जो है वो 12 महीने का होगा तकरीबन, लेकिन एक मॉड्यूल में हमने 2 लेवल्स रखे हैं। पहले लेवल में आप यूजुअली कोर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे पहले में हम फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी पढ़े हैं, फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजी, और उसके बाद जो हमारे ये अगर 6 या 8 महीने का होता है तो उसके बाद हमारे पास जो डिजिटल स्किल्स होंगी उनको हम साथ साथ में करेंगे। इसी तरह सेकेंड मॉड्यूल में हम बायोलॉजिकल डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है, पैटर्न्स कैसे पढ़ने हैं, वो सब देखेंगे। अब मैं पैटर्न्स की बार बार बात कर रही हूँ, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी डिजीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं या किसी बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा वेरी करती है, हर बॉडी अलग होती है। जैसे कुछ लोग मिट्टी में खेलते हैं, वो आते हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन एक बच्चा मिट्टी में जाता है, वो बेचारा 2 दिन बेड से नहीं उठ सकता, क्योंकि उसकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही होती है। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल डेटा में अलग हो रहे होते हैं। तो ये पैटर्न्स देखना, इनको रिलेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मैथ्स की तरह कि एक रिजल्ट आ गया यही आंसर ठीक है, बायोलॉजी में नहीं कर सकते। तो इन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत लार्ज डेटा होता है तो उसके लिए हम ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लार्ज डेटा के पैटर्न्स देख सके, जबकि पाइथन आपको 1-2 घंटे में वो पैटर्न्स ढूंढ के बता सकती है और आप उनको उस पैटर्न्स पे ट्रेन भी कर सकते हैं। अब मुझे अंदाजा था कि ये सबका क्वेश्चन है, क्योंकि जाहिर है हम इस एजुकेशनल सिस्टम से गुजर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, हर तरह का लीडर जो सबसे बड़ा गुजरा है वो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या गैर भी जिनको सबसे बड़ा लीडर माने, कुफार भी जिनको सबसे बड़ा लीडर माने, क्या हमारे ख्याल में वो हमारी सियासी रहनुमाई नहीं करके गए? ये तो समझना ही बेवकूफ़ी है, बल्कि मैं समझता हूँ इस्लाम के मुनाफी है अगर हम ये समझें कि इस्लाम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सियासी जिंदगी से हमें सियासत नहीं सिखाई। दरअसल सियासत सिखाई ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने है कि सियासत असल में होती क्या है और उसको नाफिज कैसे किया जाता है। उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन इशूज हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, जितने भी एस्पेक्ट्स आप उसके ले लें, ये सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ में, आपकी सीरा में, आपकी जिंदगी हयात तय्यबा के अंदर हमें जा बजा मिलते हैं। तो ये बुनियादी मकसद है इस सब्जेक्ट को ऐड करने का कि नबी सल्लल्लाहु की सियासी बसीरत को समझा जाए और उसको आज की सियासत के ऊपर अप्लाई किया जाए, और इसी तरह सियासी उसूल वज़ा किए जाए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु ने मदीने की रियासत की फॉर्मेशन की थी, वो कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर रियासत मदीना की फॉर्मेशन हुई थी, उनको हम सीखेंगे नबी सल्लल्लाहु की सीरत से, खुलफाए राशिदीन की सीरत से। बेसिकली जो फर्स्ट मॉड्यूल में हम करेंगे वो बहुत बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया है, तो वो 0 से आपको ग्रेड 6-8 तक लेके जाएगी। बहुत बेसिक बायोलॉजी से, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से लेके आपको 6-8 ग्रेड तक लेके जाएगी। जो सेकेंड मॉड्यूल है उसमें सेकेंडरी स्कूल जो 9th-8th ग्रेड होता है, और ओ लेवल और जो भी बाकी उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं वहां तक होगा। मॉड्यूल 3 जो थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स के इक्विवेलेंट आपकी कंपिटेंसी होगी उसकी। और जो 4th मॉड्यूल है उसमें तकरीबन आपके सारे कोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इनको इस तरह से इम्प्लाई करना है और यूज करना है, वो हम अपने 4th मॉड्यूल में करेंगे। और मोस्टली रिसर्च मेथोडोलॉजीज किस तरह से करनी है। अब रिसर्च करना हम आपको पहले मॉड्यूल में ही सिखाएंगे, क्योंकि वो आसान चीज़ होती है। आपने
एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, आपने टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है, आपने रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो शुरू से करेंगे। ये जो मेथोडोलॉजीज हैं, दीज आर स्पेसिफिक टू दीज सब्जेक्ट्स। मॉड्यूल 1 का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। उसमें कोर बायोलॉजी के हम सारे जो भी छोटे लेवल के होंगे उनको हम कर लेंगे, जैसे सेल बायोलॉजी होगी, बेसिक केमिस्ट्री है, बायोमोलेक्यूल्स हैं, क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी है, और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स हम करेंगे। जेनेटिक्स मुश्किल नहीं है और बहुत इजी मैं उसके डिज़ाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को भी लेके चलना है साथ में, तो उसके लिए हमें डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका भी थोड़ा बहुत हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा। मॉड्यूल 2 में भी हम इसी तरह से करेंगे कि कोर बायोलॉजी के कोर्सेज पढ़ेंगे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स होगी, और फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन होगी। मॉड्यूल 3 में हम कोर बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, हीमियोस्टेसिस है, रिप्रोडक्शन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जेनेटिक्स है। इसी तरह हम पाइथन के इसमें हम जो एक नई चीज़ करेंगे वो हम मशीन लर्निंग के बारे में करेंगे। मशीन लर्निंग हम क्या कहते हैं कि हम जो हमारे पास मशीन है, कंप्यूटर है, हम उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको डिफरेंट डेटा देते हैं, वो उस पर ट्रेन कर लेता है, और फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद वो प्रिडिक्ट कर देता है। जैसे मैं उसको कहती हूँ कि बाहर बारिश होती है तो मेरा समोसे खाने का दिल करता है। उस दिन बारिश हुई, मैंने समोसा खाया, फिर बारिश हुई, समोसा खाया। तो उसके बाद जब ये 3-4 महीने का डेटा आ जाता है, तो उसके बाद जब मैं उसको बताऊंगी कि आज बारिश हो रही है, तो वो इस बात को प्रिडिक्ट कर देगा कि फर्दर इवेंट कौन सा हो रहा है। तो ये पैटर्न्स होते हैं और इस तरह से हम इनको ट्रेन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोलॉजी में बहुत लार्ज डेटा होते हैं जिनको हमने प्रिडिक्ट करना होता है, उनके पैटर्न्स को स्टडी करना होता है। जो फोर्थ मॉड्यूल है उसमें हम मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, एडवांस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एडवांस बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। हम इन सारी चीज़ों को फिर जिस तरह हमने बाकी मॉड्यूल्स में ये किया था कि हम एक ही स्किल पे रहे थे जो हम उस पूरे मॉड्यूल में पढ़े थे, लेकिन इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे कि रिसर्च में हम उन सब को कोरिलेट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके हम मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें स्टूडेंट्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे होंगे, उनको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि वो ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उनको थिंक करने के लिए कुछ ना कुछ देंगे, फूड फॉर देयर थॉट्स। फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे हम, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको एनालाइज कैसे करना है। कोडिंग के लिए हमारे पास पाइथन होगी, रिसर्च छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास। और फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि मैं हर मॉड्यूल में कोशिश करूँगी कि हम 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद एक बच्चों की प्रेजेंटेशन रखें ताकि वो इस काबिल हों कि वो कम्युनिकेट कर सकें, वो अपनी थॉट्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है उसको कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि दिमाग के 2 अलग अलग पार्ट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। जो बंदा अच्छे आइडियाज प्रोड्यूस करता है ज़रूरी नहीं है कि वो उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सके, तो हमने उन दोनों चीज़ों को ट्रेन करना है आपके लिए। मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाह रही थी, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे इस तरह के हैं कि हमें बताएंगे कि हमने थ्रू आउट उस कोर्स में क्या क्या स्किल्स को, कौन कौन से स्किल्स को डेवलप किया। पहले मॉड्यूल 1 पे आती हूँ मैं। इसके मेजर प्रोजेक्ट में हमारे पास है कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी यूजिंग सब्सट्रैक्टिव जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अभी क्योंकि ये थोड़ी हैवी टर्म्स हैं, लेकिन हम इनको सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में बहुत लार्ज सीक्वेंस होते हैं डीएनए के। इसी तरह जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस, जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमें
नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेसिफिकली जो डिजीज काज करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब उन पैथोजेंस के पास भी डीएनए होता है, तो हम उन की डीएनए को एनालाइज करके उसमें से कुछ टारगेट्स ढूंढ सकते हैं, ऐसे टारगेट्स जिनको चेंज करने से उनको तो इफेक्ट हो लेकिन हमारी बॉडी को इफेक्ट ना हो। तो हम उन टारगेट्स को चूज करेंगे तो क्या होगा, हम उनके खिलाफ कोई मेडिसिन बना लेंगे और वो मेडिसिन यूज करते हुए हम उस पैथोजन के खिलाफ लड़ सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। तो इसका ये बताने में तो आसान लग रहा है लेकिन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। उसके लिए आपको बहुत सी स्किल्स चाहिए होंगी, नॉलेज चाहिए होगा, वो आप इस सारे कोर्स में पढ़ेंगे। और इससे आपने ओवरवेल्म नहीं होना, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी आपने ओवरवेल्म नहीं होना इस सबसे, क्योंकि आपने इतनी छोटी छोटी करके ये चीजें पढ़ी होंगी कि यहाँ तक पहुंचते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया है। सेकेंड मॉड्यूल में क्योंकि हमने एडवांस बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी है, तो इसमें हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे आएंगे। इसमें हम ड्रग टारगेट्स को देखेंगे। ड्रग टारगेट्स जैसे प्रीवियसली भी हमने बात की, लेकिन उसमें हमने सिर्फ सीक्वेंस देखे थे। हम किसी डीएनए के सीक्वेंस को टारगेट नहीं कर सकते, हम एक फंक्शनल प्रोटीन को टारगेट कर सकते हैं। तो उस प्रोटीन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम किस पार्ट को टारगेट करेंगे तो हमारी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होगी, और किस पार्ट को इफेक्ट करेंगे तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी प्रोटीन्स को भी इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए हमने पूरा जो एनालाइज करना है, आपको पता है हमारी डीएनए का सीक्वेंस थोड़ा नहीं है, बिलियंस का होता है। तो वो सारा डेटा हम कंप्यूटर में रख के तो एनालाइज नहीं कर सकते, उसके लिए हम कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस यूज करेंगे, बायोलॉजी यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे, और उनको यूज करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से टारगेट हैं, और हम सिमुलेशंस बनाएंगे। सिमुलेशंस क्या होती हैं, वो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता देंगे और हम उसको टारगेट देंगे, और वो सिमुलेशन रन करेगा और उसके बाद हमें बता देगा कि ये कितने % सक्सेसफुल है। और यहाँ से फिर शुरू होगा कि वो हमारा सीक्वेंस जाएगा लेबोरेटरीज में, और फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वो रियल वर्ल्ड में आएगा। तो ये आप बना के देंगे तो ही ये सारे काम होंगे। मॉड्यूल 3 में हम मशीन लर्निंग क्योंकि हमने किया है, तो इसमें हमने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है उसमें हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। माइक्रोब हमारे पैथोजेंस का मैंने आपको बताया कि वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है, तो ये माइक्रोब्स जो हमारी स्पीशीज से पहले भी थे और उसके बाद बहुत सी डायनासोर्स आए, वो चले गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो सर्वाइव नहीं कर सके, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तभी से चलते आ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशी है, क्योंकि इनको पता है कि हमने किस तरह से सर्वाइव करना है। वो हमारी बॉडी को यूज कर रहे हैं, और जब हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको वक्त के साथ समझ आ जाती है कि अच्छा इस मेडिसिन से तो हम मर रहे हैं और इससे तो ये चीज इफेक्ट हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी नई जनरेशन में उस स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, तो उससे हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाती है कि हम वो मेडिसिन जो पहले उन पे इफेक्ट करी थी, क्योंकि हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब क्या कर रहे हैं कि वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्रोटीन ही नहीं बना रहे, तो वो मेडिसिन उनके खिलाफ काम ही नहीं करती। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट कोई भी डिजीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगी है या जिसकी आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है मेडिसिन की, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसके डेटा लेंगे। डिफरेंट डेटा ऑनलाइन हमें मिल जाएगा, हम उस डेटा को लर्न करेंगे, उसके पैटर्न्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को ट्रेन करेंगे उस डेटा पे, ताकि वो मॉडल हमें प्रिडिक्ट कर दे। हम किसी भी पेशेंट की जब इंफॉर्मेशन उसमें डालें तो वो हमें प्रिडिक्ट कर दे कि इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कितने चांसेस हैं। तो ये जब आप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक तो चांसेस कितने हैं, और दूसरी चीज हमें ये समझ आ जाएगी कि इस मेडिसिन के किस पार्ट के खिलाफ हमने दोबारा से मेडिसिन बनानी है। और फाइनल प्रोजेक्ट हमारा जो सर एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्रिस्पर का सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता तो नहीं है कि दोबारा इसके बारे में बात करने की जरूरत है, लेकिन क्रिस्पर के बारे में आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि बैक्टीरिया का
अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होते हैं और वो उनका मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं और वहां पे रिप्रोड्यूस करके वहां से बॉडी से निकल जाते हैं और फिर सर्वाइव करते हैं, नई बॉडी में जाते हैं और वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम दिया है क्रिस्पर, उसमें क्या होता है कि जब कोई वायरल डीएनए एंटर होता है तो वो फौरन से उस वायरल डीएनए के खिलाफ 2 आरएनए बना लेता है। एक गाइड आरएनए होता है, वो गाइड आरएनए क्या करता है कि वो जो हमारे वायरस का डीएनए एंटर हुआ था वो उससे मैच कर रहा होता है, और वो उससे जाके मैच करता है तो वो Cas9 एक प्रोटीन होती है, वो उसकी मदद के साथ जाता है एक जीपीएस की तरह, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस होता है उसका, तो वहां पे जाके वो बिल्कुल उसी टारगेट के साथ जुड़ जाता है। तो वहां पे जुड़ जाता है और फिर दूसरा आरएनए आता है और वहां पे वो उसको कट करते हैं और उसको डिसेबल कर देते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि बैक्टीरिया इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उन्होंने बैक्टीरिया से ये पूरा सिस्टम लिया और उस पूरे सिस्टम को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं, आरएनए को हम खुद से डिजाइन करते हैं कि हम जाके उसके टारगेटेड, अपनी मर्जी के टारगेटेड आरएनए को कट कर सकें। और फिर जब एक दफा वो कट हो गया तो हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपनी मर्जी का आरएनए भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे जरूरत क्या है कि हमने गाइड आरएनए को, क्योंकि अपनी मर्जी से डिजाइन करना है, तो वो किस तरह से डिजाइन करना है। अब एक चीज बैक्टीरिया के अंदर है, उसका सीक्वेंस है, तो उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लैब में काम कर रहे थे, हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे हमारे पास बहुत सारे एरर्स आते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें हम ये करेंगे कि हम पूरा एक फ्रेमवर्क बना लेंगे, हम सारे टूल्स को एक ही जगह पे इकट्ठे करेंगे उस लैंग्वेज के जरिए, पाइथन के जरिए, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बना दो, ऐसे ऐसे ट्रेन कर दो, और हम उसको ट्रेन करेंगे और फिर वो हमारा प्रोग्राम होगा जिसपे हमने सिर्फ सीक्वेंस देना होगा और वो हमें बता देगा कि ये आरएनए के टारगेट हैं जो आप यूज कर सकते हैं और किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जो एट बर्थ होती हैं, ठीक है, जिनका बहुत कम सोल्यूशंस होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम था, एक बच्चा पैदा हुआ उसमें डाउन सिंड्रोम है, तो बहुत मुश्किल था कि उसको दोबारा से क्योर कर किया जा सके। लेकिन CRISPR-9 की वजह से देयर इज अ सक्सेसफुल केस रिसेंटली जिसमें उन्होंने डाउन सिंड्रोम को क्योर किया। तो बहुत सी डिजीजेस हैं जो अनक्योर हैं और हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है, मैंने और आपने मिलके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों के लिए ये आसान था समझना और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आपके जो क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। At Source Code, we understand, since we are a global mission, that everybody has his own timing and time zones. So we have made sure that you select your class in your own time. If you go to our website, you're going to select your own local time, whichever suits you for this class of 40 minutes. You are going to be allotted your classmates and your teacher on your local time. Enroll in the course of Qiraat through this button right here. इससे पहले कि आप लोग क्वेश्चन पूछें, ये बच्ची माशाल्लाह हमारे घर की बच्ची है, एंड शी इज इन हर mid-20s, एंड आई होप आई एम नॉट द ओनली वन हु कैन सी द टैलेंट एंड द अप्रोच माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने इस बच्ची को दी है। हमारी बच्चियां सारी, बच्चे भी, अगर मिल के इस एंगल से, इस पकड़ से, इस गिरफ्त से कुरान को इस्तेमाल करते हुए, इंसान को इस्तेमाल करते हुए आगे तमाम तर जो मामलात आने हैं बायोलॉजी के रेल्म के अंदर, whenever this little child speaks, अनम की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा दिल जो है ना वो फ़ख्र से फटना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह, इस तरह के टैलेंट हमारे पास हमारे घर में हैं, मगर उनको चैनल नहीं किया जाता।
the moment I saw her speaking about biology, the moment I saw the projects that she was handcrafting, I stopped everything. Physics, computer sciences हमने अगस्त में कर देना था लॉन्च, इंशाल्लाह कर भी देंगे अब, सॉरी 2 महीने पहले जून में. And then I went into this overwhelming feeling of pride कि I need to expose this kind of talent जो इस बच्ची को अल्लाह ने दिया है, कि पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये वाले मॉडल्स, जो मेंटल मॉडल है इस बच्ची का, वो हमने अपनी छोटी बच्चियों में डालना है, बच्चों में डालना है, कि जितनी जल्दी हो सकता है. ये जो 20-20 साल 30-30 साल की एजुकेशन सिस्टम के तबाहकारियाँ हमारी, उनको एक तरफ करके 5-6 साल के अंदर बच्चा इस लेवल पे तैयार करना है कि वो अपने इस लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मेजर चेंजेस राइट फ्रॉम हिज ओन लिविंग रूम कर रहा हो, रादर कि वो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे बैठा हो और टीवी शोज़ के ऊपर GORARY देख के बड़ा हो, जिस तरह हमारी पिछली नस्लें बड़ी हुई हैं. वो पाइथन के ऊपर तो एक और सॉफ्टवेयर हमें रिकमेंड किया गया, इट्स इवन फास्टर देन पाइथन, जो कि आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे हम इंशाल्लाह. मगर दीज आर द रियल थिंग्स जिसके लिए मुसलमान दुनिया में आए थे, कि वो इस तरह की जिद्दत लेके आए कि उनके घरों, हर घर के अंदर से ऐसा ऐसा कोड लिखा जा रहा हो जिससे पूरी दुनिया को राइट अवे अफेक्ट हो रहा हो, टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पीपल टुवर्ड्स नॉलेज, ब्रिंगिंग पीपल टुवर्ड्स डिस्कवरी. और अभी तो उन्होंने एक सूरह हज की आयत सुनाई. मैंने आपको सूरह जो पहली जो वही है अलग की जो बेसिक मेक है, जो माँ के पेट में इंसान की पैदाइश का पहला आंसर होता है, वहाँ से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बायोलॉजी हमें सिखाई. सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि कुरान के अंदर ये सब चीज़ें हैं. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि हम सब कुरान के पैरोकार हैं. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि हम लोग एक ही वक्त में सोर्स कोड में एक विजन से आए हुए हैं. इन सब का सवाल हो जाना हमसे. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी वेल कनेक्टेड. 1000 गलतियाँ आनी हैं, 1000 मसाइल आने, याद रखिएगा. जो बंदा अल्लाह की राह में आता है, शैतान उसकी राह में आ जाता है. 1000 मसाइल आने में आपने मसाइल साथ साथ डिस्कस करने हैं. एक एक बच्चा मुझे चाहिए, जिस अनम कह रही थी ना, मुझे एक बच्चा चाहिए. बिल्कुल उनको एक ऐसा सक्सेस स्टोरी चाहिए ताकि दुनिया के सारे मुसलमानों के बच्चे जो है ना, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले लें. और मुझे तो एक बच्चा चाहिए कि जिसको ऐसे ट्रेन कर दिया जाए कि वो उसके लैपटॉप पे लिखे हुए कोड दुनिया के सारे साइंसदान तरस रहे हों कि जल्दी से ये पब्लिश करे अपना काम, ये काम पूरा करे तो हमारा काम शुरू हो, हमारी लैब्स जो हैं वो हरकत में आएँ. ये होती है ताकत एक रिसर्चर की, ये होती है ताकत ऐसे दिमाग की जो एक पर्पस पे सेट हो चुका होता है. सो दिस इज़ वाई इस तरह के बच्चे अल्लाह ताला जब मुझे देते हैं, अनम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास आ जाते हैं इस तरह के बच्चे, तो अब फिर कोई जवाब नहीं रहता कि सबसे बड़ा काम ही किया जाए. सबसे बड़ा काम ही करना है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है उसका मकसद पूरा करना है कि ह्यूमन प्रोग्रेस कुरान के थ्रू लोगों को मुतारफ़ कराई जाए. ह्यूमन प्रोग्रेस इल्म के थ्रू, अपने लिखे हुए अल्फाज के थ्रू, हमारे बच्चों के लिखे हुए रिसर्च पेपर्स के थ्रू हमारी अगली 100 नस्लें उस चीज़ को जो है वो उससे फ़ायदा लें. पर याद रखिएगा, आपका बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल अली 8 साल का बायोलॉजी सीख रहा है और वो प्रोजेक्ट करता है, तो मेरी बेटी जो इस वक्त 8 साल की है वो उसके प्रोजेक्ट की एसेंस से अपना IQ बढ़ा के एक और प्रोजेक्ट शुरू कर देती है. दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क व्हेन दे कम टुगेदर. This is also biology. It's basic biology. Okay, it's called resonance of the brain. Neural network ऐसे बढ़ते होते हैं. मैं अभी जो जुमले बोल रहा हूँ उनको सुन के आपके दिमाग में और आइडियाज़ आ रहे हैं. अनम की बातें सुन के आपके दिमाग में और से और आइडियाज़ आ रहे थे. अब सोचें आपके सारे बच्चे इकट्ठे होके जब इस तरह के आइडियाज़ जनरेट कर रहे होंगे, रिसर्चेस कर रहे होंगे, तो IQ किधर से किधर पहुँच जाएगा. मैं और आप 50 साल सर जोड़ के बैठें तो हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जो हमारे 10, 20, 50, 100 बच्चों ने मिल के जिस नहज के ऊपर पहुंचा देना है इस पूरे के पूरे रिसर्च कॉर्पस को, इस पूरे के पूरे इस मंबे को. आई होप इंशाल्लाह आई होप कि आप सब समझ गए हों कि कितनी मेहनत की है बच्ची ने, कितनी मेहनत हो रही है एक एक डिटेल को कवर करने में. हमारे टीचर्स अनम की ज़ेरे साया हर वक्त मॉनिटर हो रहे होंगे. आपके बच्चे, हमारी वेबसाइट, हमारा सिस्टम, हमारी ऐप, डेली वीकली असेसमेंट के थ्रू, हमने बाकी के किसी कोर्स में अभी तक हमने असेसमेंट पे बार नहीं लगाया था. बायोलॉजी के थ्रू
हमने वीकली असेसमेंट का बार लगा दिया है, बिकॉज मैं इतना सीरियस हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये इस लेवल का काम कर रही है बच्ची कि अगर ये काम हमारे बच्चे कर गए जो ये खातून करना चाह रही है अनम मुस्तफ़ा, सो अगर ये उसी ट्रैक के ऊपर चल पड़े तो 2-3 सालों के अंदर आपके बच्चे जो जो चीज़ें लिख रहे होंगे अपने लैपटॉप्स में, जिस तरह का कोड कर चुके होंगे वो अगले 100 साल की रिसर्च के काम आ जाएगा, अगले 100 साल की प्रोग्रेस के। सो वी नीड दैट 1 वीक टू काउंट, वी नीड दैट 1 मंथ टू काउंट। ये टाइम ज़ाया नहीं हो सकता। 5 साल का टोटल कोर्स है, मॉड्यूल 0 को मिला के, मॉड्यूल 0 भी अनम ने नहीं बताया, जिनके बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं क्लियर होती, उनको हम 0 से ट्रेन करेंगे कि जो कि ज़ाहिरा भी तालीम इल्म के पहले मरहले पे होते हैं, बच्चे पढ़ना लिखना ही सीख रहे होते हैं, अभी उनका एक अलग मॉड्यूल है। मगर हर हफ्ता काउंट करने का मकसद क्या है कि आपका कोई दिन ज़ाया ना हो जाए। और 1-2 दिन फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, वो वैसे छुट्टी हो जाती है, उस हफ्ते की असेसमेंट इतनी ज़रूरी है कि अगले महीने की क्लास आपकी हम लॉक कर देंगे कि आपकी अभी टास्क बाकी हैं, वो टास्क पूरी करें, चाहे आज करें, चाहे 1 दिन में करें, चाहे 2 घंटे में करें। टास्क पूरी करके फिर आपको अगली क्लास में आने दिया जाएगा। वो मिनी टास्क जिनके वो कह रही थी, उससे आपके बच्चे की वो स्किल डेवलप हो जानी है, जिससे उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी। इट्स अ हाई स्पीड कोर्स। और मैं आपको भी बता दूं, अभी हमने स्लो पेस रखी है, बट इंसानी दिमाग को आप उसकी स्पीड मेजर नहीं कर सकते हम। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौजज़ा रखा हुआ है इंसान के ये दिमाग के अंदर। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिलीव करें अपने बच्चों के ऊपर, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा रिस्क हमें अपने बच्चों की शक्ल में दिया है। इसके ऊपर आपने इंतहाई ऑप्टिमिज़म के साथ, अल्लाह का तवक्कल जिसे कहते हैं, तवक्कल की अंग्रेज़ी असल में ऑप्टिमिज़म है, और उस तवक्कल को इस्तेमाल करते हुए बिलीव करनी है, अपने अंदर एक अकीदा रखना है कि अल्लाह ताला ने ये बच्चा दिया था तो किसी मकसद से दिया था, हम उस मकसद पर लेके जा रहे हैं। तो अब किसी भी किस्म का वसवसा, किसी किस्म का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डीमोटिवेशन और किसी किस्म की और डिस्ट्रैक्शन से आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपसे फिर कहा, आप सब सोर्स कोड के स्टूडेंट्स एक ही मकसद से आते हैं, वो मकसद अल्लाह, उसका रसूल है, आखिरत का दिन है। जब इंसान इस मकसद से आता है तो शैतान उसके रास्ते में आता ही आता। सो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बोर्डम आएगा, डीमोटिवेशन आएगी। आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, अनम के साथ, टीचर्स के साथ, सिस्टम के साथ, क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़रमाया कि अल्लाह का हाथ जमात के हाथ पे, अकेले अकेले नहीं खेलना, ना अकेले परेशान होना है, ना अकेले खुश होना है। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर of what our objective is, what our vision is, what our methodology is, the way she explained. I hope everyone is clear that every child matters. एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। लैंग्वेज सीखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं होता जब माँ बाप अब हिम्मत हार जाते हैं। बायोलॉजी सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर ही है जो आपके बच्चों से बायोलॉजी को दूर करेगा। ये कोई अंदर का इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर नहीं है। सॉरी, दिस हैज़ टू कम फ्रॉम द आउटसाइड। डू नॉट लेट दैट पोल्यूशन कम इन योर माइंड और योर चाइल्ड्स माइंड कि नहीं ये तो मुश्किल है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और जब आप मॉड्यूल 3-4 देख रहे होंगे तो आप हंसेंगे, आपके बच्चे भी, कि हम इस बार को इस चीज़ को मुश्किल समझ रहे थे, मॉड्यूल 1 को, मॉड्यूल 2 को, या इन कॉन्सेप्ट्स को मुश्किल समझ रहे थे। जिस तरह आनम ने वो करोड़ रुपए का जुमला बोला ना कि हम इतना छोटा छोटा करके बताएंगे that you won't even know कि आप उस रास्ते से गुजर के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। आपके जो बेसिक्स और दूसरे रेलेवेंट क्वेश्चंस टू द ऑपरेशनल साइड हैं कि क्लास कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन सी हेल्पिंग एड होगी आपके पास, क्लासेस के दौरान किस तरीके से सीख रहे होंगे बच्चे, इन सब के सवालों के जवाब सुंदस जावेद और अनम का आपका संडे का सेशन है, उसमें वो तफसील से कवर करेंगे। आपने इस बारे में तो सोचना भी नहीं कि आपको मतलब क्लासेस के अंदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, वो उसकी आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगी, उसके लिए अलग से एक दिन मुतय्यन है। इसके अलावा कोई सवाल मैम अनम से हो या मेरे से हो तो ज़रूर पूछिए। जी मोहम्मद अली, प्लीज अनम्यूट। मोहम्मद अमर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, इतना अच्छा कोर्स जो डिजाइन हुआ, अल्लाह करे कि इसी तरह इम्प्लीमेंट हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चे क्या इस काबिल होंगे कि जैसे इंटरनेशनल मैथ आप कंपटीशन में करवाते हैं कोई बायोलॉजी का, ताकि उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो कि हम इंटरनेशनल बच्चों के साथ compete कर रहे हैं इस कोर्स पे? मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, जिस एज में और जिस स्पीड से आपका बच्चा ये सीख रहा है, दुनिया में कहीं और कोई बच्चा नहीं सीख रहा। मगर आपका जो सवाल है वो खाली ये नहीं कि कोर्स का कंपैरिजन क्या है। हमारा बच्चा जो मैम अनम ने 8 महीने का एक टारगेट रखा हुआ है, वो सिर्फ पहले मॉड्यूल का है, वरना हर 3 महीने बाद आपका बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा होगा ग्लोबली हमारे तमाम मीडिया चैनल्स पे, ओके, ताकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि जब बंदा प्रेजेंट करता है ना तो उस दौरान उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होती है। सो इस बात में हम पूरी तरह वाकिफ़ हैं। ऑब्वियसली इट्स नेचुरल एंड दिस इज़ वेरी बायोलॉजिकल दैट ह्यूमन बींग्स गो थ्रू दैट चेंज एंड देन इम्प्रूव। जब वो गर्मी शिद्दत तेज़ होती है तो लोहा पिघलता है ना, तो शिद्दत हमने बढ़ानी है, इनको हमने प्रेशर में डालना है इन प्रोजेक्ट्स में। सो आपको साथ साथ कंपैरिजन देते रहेंगे हम कि इस वक्त बायोलॉजी की स्टडी कहाँ तक पहुँच रही है। और ये तो आप सोचें मेहनत कि इस एज के बच्चे बायोलॉजी में इस लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है। मगर बायोलॉजिस्ट एज होल दुनिया बायोलॉजी में यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे क्या क्या चल रहा है, वो हमारे ग्लोबल प्रेजेंस जो है, हमारी जो इस वक्त करिकुलम हमारा कैलिफोर्निया से वेट होता है ना, सो दे आर द वन हु एक्चुअली डिक्टेट कि इस वक्त दुनिया कहाँ पे जा रही है। ये ना हो कि हमारा मुसलमान बच्चा पीछे रह जाए, उसे आगे का कदम उठाना है, पीछे का नहीं। इसलिए उस बारे में तो आपने सोचना भी नहीं, वो पहले दिन से हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर हिट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना अपनी एनर्जी कुरान से लेता हूँ। कुरान ने वो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो अभी तक साइंस ने भी डिस्कवर नहीं किए। वो तो उधर जाती भी नहीं है कई जगहों पे, तो फिजिक्स के भी, मैथमेटिक्स के भी या बायोलॉजी के भी। सो वी आर नॉट competing with the West, we are competing with the standards कि जो इस वक्त दुनिया किस नहज के ऊपर है, उससे आगे का एक दरीचा खोलना है अपने बच्चों के लिए। और वो कैसे होगा? वो कुरान के थ्रू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। वो अगले सेशंस में, अगली हमारी मुलाकातें तो रहेंगी, हम आपको साथ साथ बताएंगे कि हमने कुरान से क्या चीज़ इस वक्त डिस्कवर करके अपने प्रोजेक्ट्स में या करिकुलम में इंड्यूस करने की कोशिश की है। ठीक है, आप बेफिक्र हैं जी। जी मोहम्मद सर, अमर मेरा शाहिद। बेटा है तकरीबन 6.5 साल का, मतलब अक्टूबर में 7 इयर्स का हो जाएगा और मैंने उसे एनरोल करवा दिया है। तो इज दिस ओके? नो इट्स नॉट। 6.5 का मतलब 7 ही होता है। 7 साल के बाद में स्टेम में, आपको पता है मेरा फलसफा ये है कि 7 साल से पहले मत करें। मगर 6.5 का मतलब है कि अगर वो रीडिंग राइटिंग के अंदर वो स्किल में आ गया हुआ है तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। मगर 7 साल से पहले उसको अय्याशी करवाएं, खिलाएं पिलाएं उसको, ठीक है? इसका इतना कोई जल्दी ना करें उसके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद अमर की मदर बोल रही हूँ। जी जी, एक तो फिजिक्स का हम लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कई सालों से, बल्कि मैं भी। और इंग्लिश का तो आप लोगों का कोई प्लान भी नहीं है। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज़ वी आर होम स्कूलिंग आवर we are no, we're going to launch English. We have been forced into English कि भाई होम स्कूलिंग का पूरा किट तैयार करके दें, तो इंग्लिश इज कमिंग इंशाल्लाह। ओके। और सर एक सोर्स कोड की आइडियोलॉजी की, क्योंकि मैथ्स तो हमारा बेटा आपके साथ पढ़ रहा है तकरीबन 2 बैच 1 से। सो किस सब्जेक्ट में ही विल बी स्पेशलाइजिंग, द किड्स विल बी स्पेशलाइजिंग? आई मीन ये तो मैथ्स में करेंगे, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। Because 4 of the subjects are going to its extreme MPhil level. I know. Yeah. नहीं, ये आपको बताऊं, ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, MPhil से कम कोई भी नॉलेज नहीं रखनी उसने, ये मैं आपको बता दूं। Okay. ये हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देनी। हमने किसी एक चीज़ के ऊपर उसको आगे जाने देना है। बाद में ज़ाहिर है कि अपनी केमिस्ट्री होती है ना, कि उसको क्या, उसका वो नेचुरल IQ किस में सबसे ज़्यादा है, मगर नॉलेज सेट उसका फिलोसफर से कम नहीं होना चाहिए। ये देखें, अनम का फ्लो आपने देखा है, द वे शी इज एक्चुअली लुकिंग एट थिंग्स इन बायोलॉजी। आई नीड ऑल द अनम्स ऑफ आवर किड्स, आवर डॉटर्स, वो मैथ्स में भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे बायोलॉजी में देख रही हैं, वो फिजिक्स में भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंसेस में देख रहे हैं। ये जो पाइथन है ना, ये अगला कलम है, याद रखिएगा। कोडिंग लैंग्वेज इज़ द न्यू पेन। तो हमें कंप्यूटर साइंसेस में भी वही करना है। अब हमारे बच्चे कलम से नहीं भी लिखेंगे, अब वो कोडिंग किया करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्किल्स
उसी लेवल पे आएँ जिस लेवल पे हक है एक नॉलेज का, एक बच्चे के दिमाग के अंदर सलाहियत करने का। सो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आगे की बात बताएं सर। ये चारों सब्जेक्ट्स हमने इस लेवल तक कर लिए कि एमफिल लेवल के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगला स्टेप वो अगला बच्चा खुद बताएगा, वो फिलोसफर है भाई, वो खुद बताएगा उसने कहाँ जाना है। जी इंशाल्लाह। और बाय द वे अगले 100 साल के जो मसले हैं ना, उसके ऊपर ना हमें ख़ास फील्ड में ख़ास बच्चों की स्पेशलिटी वैसे भी चाहिए होगी। सो मैं अपने बच्चे को कभी नहीं कहूँगा कि ये तू कर, मसला बताएगा कि मेरा बच्चा क्या करे, किसी का सलूशन करना है ना उसने, समझ लें। जी सर एक वो सजेशन है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल होम स्कूल हैं एंड दे डोंट हैव मोर एक्सपोजर, लोगों में उनका वो इतना नहीं है, तो अगर मतलब डेली एक 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन हर बच्चा रोज करे इन द बिगनिंग, जो भी टास्क दिया गया हो या कल जो टीचर ने पढ़ाया उसी को दोबारा से वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, तो उसमें थोड़ी सी वो बोलने की वो हो जाएगी। क्योंकि जब तक वो स्कूल में थे तो दे हैड डेली सर्कल टाइम होता था उनका स्कूल में, तो दिस इज व्हाट हमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है हमारे बच्चों में। क्या नाम है मैम आपका? साइमा, आपने जो बात की है ना, वो 3 जगहों के ऊपर रजिस्टर होती है। साइकोलॉजी में, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर होती है, केमिस्ट्री में, जिसके अंदर हमारे जो इंटरनल ब्रेन मैकेनिज्म्स हैं, और सबसे बड़ी बात सोशियोलॉजी में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमने जब आपको ऐप आएगी ना, हमारे सीटी के और ईआई के स्टूडेंट्स को हमने अभी ऐप दी है कि टेस्ट कर लो, क्योंकि पूरे सोर्स कोड में कोई मसला आए तो इससे बेहतर है पहले हमें आप, क्योंकि आईटी वाले तो बना लेते हैं, लाइव इन्वायरमेंट में टेस्ट करना होता है। ये ऐप आपके पास इंशाल्लाह भी आने वाली है कुछ दिनों के अंदर ही, बाकी के स्टूडेंट्स के पास। उस ऐप में एक पूरा फीचर है, जिस तरह इंस्टाग्राम में एक फीचर है ना, वो वाला फीचर हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए हर सोशल मीडिया ऐप की तरह ये वाली ऐप में भी आपका बच्चा अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ द समरी ऑफ द क्लास अपनी टाइमलाइन के ऊपर रिकॉर्ड करना उसका कंपलसरी होगा, ताकि बाकी के पेरेंट्स को तक़वियत मिले, बाकी के स्टूडेंट्स को तक़वियत मिले कि बच्चा रीइटरेट कैसे करता है नॉलेज को। उसका डेली टास्क होगा कि जो सीखा उसकी समरी क्या है, what is your perspective about the lecture that you just received। ये उसकी मैंडेटरी एक्टिविटी है, वरना उसकी अटेंडेंस ही नहीं काउंट होगी एप्लीकेशन में। मगर ये वाला फीचर सितंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि इस फीचर का गलत इस्तेमाल भी बहुत हो सकता है। वो क्या कि बच्चे वही मोबाइल एडिक्शन में लग जाएंगे कि वो टाइमलाइन पे एक दूसरे को देख रहे हैं या रादर के वो सीख रहे हैं। सो हमने अभी इसको लास्ट फीचर रखा हुआ है। सितंबर 20 का बैच जो हमारा आईटी का है ना, उसमें ये वाला फीचर आ रहा है कि डेली समरी ऐप में आ जाए। अभी आप क्या होगा, अगस्त में जो अभी आपको अभी मिलने वाली है अगले हफ्ते ऐप, उसमें आपने वेब पोर्टल के अंदर अपनी समरी रिकॉर्ड करके देनी है। और वेब पोर्टल में जब समरी रिकॉर्ड, मतलब वेब पोर्टल का मतलब है स्टूडेंट पोर्टल, सॉरी, एप्लीकेशन में भी वही स्टूडेंट पोर्टल है। वो जब रिकॉर्ड करके देगा तो हमें पता होगा आज की क्लास की अटेंडेंस लग गई, वरना वो क्लास में तो बैठा है मगर क्या पता वो हेडफोन पे कुछ और सुन रहा हो, क्या पता वो अटेंटिव ना हो, क्या पता उसने कैमरा ऑफ किया और पता ही ना हो कहीं और गया। यू कैन नॉट नो दैट, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग में मसले होते हैं। सो हमने ये मैंडेटरी कर दिया कि वो बच्चा आप समरी देगा तब अटेंडेंस लगेगी। और वो कितनी समरी देगा, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी भी वो दे सकता है, ताकि हमें पता हो कि ही इज अंडरस्टूड सम कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे? सो ये आपने जो बात की है, ये इतनी ज़रूरी बात है कि काश ये पेरेंट्स वैसे भी एक मामूल बना लें कि जो भी कहीं से सीख के आए तो एक बार उससे बताएं, यार अपने अल्फाज में ज़रा बता क्या सीख के आए, ताकि उसको समराइज करने का, एनालाइज करने का मौका मिले। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन तो ये कि मेरी बेटी जो है वो 9 इयर्स की है, अभी आपके अरबिक के एंड मैथ के कोर्सेज ले रही है। सो इसको तो हम मॉड्यूल 0 में करवाएंगे, और इस तरह यानी असेसमेंट जैसे मैथ से पहले होती थी, इसीलिए आपकी बायोलॉजी क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो असेसमेंट अभी रन करेंगी मैम अनम। एक क्वेश्चनेयर आएगा आपके बच्चों के पास, उस क्वेश्चनेयर से हमें पता चल जाएगा
कि बच्चा असल में किस मॉड्यूल में नेचुरली क्वालिफाई करता है। एक ही टेस्ट सबके पास जाएगा, जो बच्चा जहाँ जहाँ पे फंस रहा होगा वहाँ में चलेगा, इस मॉड्यूल के अंदर अभी इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ऑब्वियसली मॉड्यूल 0 और 1 में हमने तो डिफ्रेंशिएट करना है ना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी नहीं कभी किए हुए, वो तो हम सबने बच्चों ने करवाने ना, तो मॉड्यूल 1 पे तो सारे ही जाएंगे। मगर मॉड्यूल 0 के लिए हमें डिफ्रेंशिएटर चाहिए कि ये अभी अंग्रेजी में पढ़ सकता है तो बायोलॉजी कैसे सीखेगा। सो इसलिए मॉड्यूल 0 के लिए एक प्रॉपर एक कोर्स है जिससे जल्दी से उसको तैयार करके बायोलॉजी में डाल देना, मॉड्यूल 1 में डाल देना उसको। उसके लिए हमने अभी एक ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन ये था, बल्कि एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने अच्छे आपके HODs हैं मैथ के, और अभी अलम से मैं ये सुन रही थी सारी प्रेजेंटेशन, आई होप कि आप टीचर्स को भी इसी तरह से थोड़ी सी उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अरबिक और मैथ में अच्छा और बुरा दोनों रहा है। सो टीचर्स आते हैं, टीचर्स आके जो भी होता है उसको बस वो कभी भी टॉपिक से हट के कोई बात नहीं करते हैं, बस लगता है कि जैसे एक स्लाइड्स हैं जिसको वो रीड करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये कि हालांकि अब मैथ की है लेकिन फिर भी बच्चों को ना, जी सर, दूसरी एक्सट्रीम भी है, टीचर टॉपिक के ऊपर आता ही नहीं है, बस कोई और ही बातें कर जाता है। जी जी तो सर जितना मैं जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मुस्तफ़ा कमाल जो है ना वो पढ़ाएं, लेकिन डेफिनेटली टाइम और स्लॉट नहीं मुझे सूट नहीं करता था। अब मुझे लग रहा है अब वो फिजिक्स में भी हमारे चीफ कंसल्टेंट हैं, एक्चुअली ही इज गोइंग टू टेक ओवर द फिजिक्स। जब तक फिजिक्स की HOD पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक आई आस्क्ड हिम कि आप फिजिक्स को भी ओवरसी करें, बिकॉज हमारा कल्चर जो है ना वो वनरेबल हो जाता है नई फैकल्टी से, तो ये ना हो। मैं आपके सवाल का जवाब सिस्टमेटिकली देता हूँ। आपकी जो ऐप आ रही है ना उसमें हमने आपके पूरे करिकुलम को नोमेनक्लेचर के थ्रू डेली लॉक कर दिया। इसका मतलब है कि हर दिन का एक नाम है, उस नाम को फॉर एग्जांपल मैं आपको लिटरली बताता हूँ। पहले दिन का नाम है 1W1, वीक 1 का डे 1। दूसरे दिन का नाम है 2W1 के सेकेंड डे ऑफ वीक 1। अब हमारा पूरा का पूरा जो टीचर है ना, जो करिकुलम है, टीचर उसके विजुअल एड्स को पहले से ही हमारी ऐप में लॉक हो चुके होंगे। वो उसके बस में ही नहीं होगा कि उसने ये सब्जेक्ट का ये वाला लेसन आज नहीं देना। आपसे उसी क्लास के बाद सवाल पॉपअप होगा, हर क्लास के बाद एप्लीकेशन खुद पॉपअप कराएगी। वेबसाइट पे इतने पॉपअप्स नहीं आ सकते, मोबाइल में तो एप्लीकेशन में तो आते हैं, इसलिए हम बहुत कंट्रोल में आ गए हैं। एप्लीकेशन इतनी ज़रूरी चीज़ थी हमारे लिए। सो आपकी मोबाइल में पॉपअप होगा कि ये वाला लेसन प्लान जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर तस्वीर भी आ रही है कि ये चीज़ें कवर होनी थी, यही आपको कराया गया है कि नहीं। अगर आपने वो ना कर दिया तो वी विल एक्चुअली बी पीनलाइजिंग द टीचर कि तुमने हमारे प्लान को क्यों छेड़ा है। वी आर above the human to human interaction, now we are human to the curriculum interaction। ये हमारे टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए, करिकुलम को कंट्रोल करने, अनम का प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट हो जैसे अनम चाह रही है, वो ज़रूरी था कि आप हमारी ऐप उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें। अब रही बात आपका जो सवाल है, उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट और डिमांड आपने की है, जो आपने कही नहीं है मगर की है कि ये ख़बरनामा ना पढ़ाओ, इंसानों के साथ इंसानों को कनेक्ट करो, टीचर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन हो, एक्सपीरियंसेस शेयर हो, एंड यू नो एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रही हो क्लास के अंदर बच्चों की। जी वो ये ट्रेनिंग इशू है, वो करिकुलम इशू नहीं है, याद रखिएगा। सो वो जब भी ऐसा कोई मामला हो ना, और आप देखें कि 1-2 महीने के पैटर्न्स के अंदर टीचर की पर्सनैलिटी में ये चीज़ नहीं है, आपने वो रिपोर्ट कर देनी। आप 3 चीज़ें टीचर की चेक हुआ करेंगी आपके स्कोर कार्ड में, बिल्कुल इस तरीके से आप टीचर का भी स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा होगा। उसके वर्क एथिक्स क्या हैं, जिसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट आता है, उसकी मेथोडोलॉजी कैसी है, हाउ डज ही इंटरैक्ट विद योर चाइल्ड। आपके सामने अभी आएगा फीडबैक, पूरा क्वेश्चन है आपके अंदर। जो भी स्कोर उसमें देंगे वो टीचर के स्कोर कार्ड में आ रहा होगा। टीचर अगर बहुत एक्सेसिवली परफॉर्म कर रहा है, ही विल बी गेटिंग फाइनेंशियल बोनसेस, बट अगर वो स्कोर कार्ड में कम आ रहा है, ही विल बी गेटिंग फाइनेंशियल पेनल्टीज। So that you will dictate कि टीचर की मेथोडोलॉजी कैसी है। You will not observe, you will actually modulate and regulate। और टीचर्स की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड पे हो रही है, बाकी सब चीज़ें तो खुद ही ट्रेन हो जाती हैं कि आपने किस चीज़ का क्या क्या स्कोर है, अब उसको कैसे लेके आना है, वो हम उसको फिर ट्रेन करते हैं कि आपने बच्चों के साथ एंगेज कैसे करना है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस चेक कैसे करते हैं बच्चे का, पार्टिसिपेशन फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस में फ़र्क क्या होता है। सो ये चीज़ों की ट्रेनिंग जब टीचर को होती है तो और टीचर को साफ पता होता है कि इसका तो मेरा स्कोर भी हो रहा है, और कौन दे रहा है स्कोर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स।
पेरेंट्स नहीं स्टूडेंट्स, तो वो हमें नहीं कुछ कह सकता कि सर वो आपने अब आपका सिस्टम में ये मसला आया या आपने छापा मारा, ऑडिट कर लिया, जो कि हम करते हैं। हम अब कुछ भी नहीं करते। अब हमने सारा का सारा स्कोर कार्ड, आपको स्कोर कार्ड भी नजर आना शुरू हो जाएगा कल अगले मंडे से स्कोर कार्ड आपकी वेब पोर्टल पे भी। वो टीचर का स्कोर कार्ड तो वैसे भी आप देख सकते हैं, आपको भी ज़्यादातर पेरेंट्स को पता नहीं होता। आप वेबसाइट पे जाएं और टीचर का नाम देखें फैकल्टी में, तो टीचर की तस्वीर के आगे एक स्कोर लिखा हुआ आ रहा होता है। वो असल में आप लोग स्कोर दे रहे होते हैं। उसमें 3 बंदे स्कोर देते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक स्टूडेंट और एक दो हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2 चीज़ों का एक चीज़ का स्कोर देता है, टीचर 2 चीज़ का स्कोर देते हैं। सो आपका जो फीडबैक होता है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है टीचर के ऊपर। मगर चूंकि फाइनेंशियल और कोई सजा जजा का उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसको पिनलाइज किया जाए इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पनसेशन। सो नाउ वी पुट दैट कि भाई अब बात आ गई है स्टेम फील्ड्स के अंदर रिसर्च पेपर लिखवाने की। अरबी 1 साल में नहीं सीखी, 1.5 साल में सीख लेगा। बायोलॉजी का एक प्रोजेक्ट मिस करेगा तो इसका मतलब है कि 8-9 कैपेबिलिटीज़ में वो फेल हो गया, पाइथन में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में, या फिर राइटिंग द प्रोजेक्ट में। हमें ये नहीं पता चलेगा ना, वी इट्स टू सेंसिटिव। सो वी कैन नॉट वेस्ट। मैंने कहा ना, एवरी वीक हैज़ टू काउंट, कि हमने हर हफ्ता कीमती है हमारे लिए। हमें इसलिए हर हफ्ते की असेसमेंट से हमें पता चलेगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस अगर 10 में से 9 बच्चों की परफॉर्मेंस वीक है तो बच्चों का कसूर, 10 में से 6 बच्चों की परफॉर्मेंस वीक है, बच्चों का कसूर नहीं है, 10 में से 3 बच्चों की परफॉर्मेंस वीक है, बच्चों का कसूर नहीं है, टीचर का मसला है कि 30% ऑफ द क्लास इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है या तो आपकी टेक्निक में मसला है या आपकी स्किल में मसला है, मतलब नॉलेज में। सो वी विल हैव टू सी कि आपकी वीकली असेसमेंट से स्कोर क्या आ रहे हैं, ताकि हम टीचर को, एकेडमिक लीड को और सिस्टम को आपस में इकट्ठा करके देखें कि चेंज किधर करना है। सो एवरी मंथ यू विल हैव अ स्कोर कार्ड ऑफ द टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, के जो आपके फीडबैक से ऊपर नीचे हो रहा होगा, बिल्कुल इस तरीके से आपके बच्चे का ऊपर नीचे हो रहा होगा। मैं आपको क्यों ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि आपको सिस्टम चलाना समझ आए कि हम सब इकट्ठे एक ही विजन पे चल रहे हैं। एक एक चीज़ आपको उसी तरह आनी चाहिए जैसे हमें आती है। इफ़ यू नॉट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली, वी विल नॉट ट्रीट द प्रॉब्लम। I hope you understand this. लास्ट क्वेश्चन से भी अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की सर, हम कनाडा में हैं और जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो टीचर्स को प्लीज इस तरह से ट्रेनिंग दे दें कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा ना उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में थोड़ी सी तो बेहतर हो, ताकि वो बच्चों से थोड़ा सा बात कर सकें। अभी जितने भी इंग्लिश के टीचर्स जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैथ के या अरबी के, वो बस जो भी स्लाइड्स हैं उनको पढ़ाते हैं। बाद में जब बच्चों से बात करने की बात आती है तो वो उतना, मतलब मैं खुद भी इतनी अच्छी नहीं बोल सके जितने कि मेरे बच्चे बोलते हैं, तो वो टीचर्स नहीं कम्युनिकेट करते। सादिया, मैं आपको एक अजीब सी बात बताने लगा हूँ। मैं और आप एक ही पेज पे थे पहले दिन से, फिर क्या हुआ, मेरे पे इतना प्रेशर आया ओवरसीज कनेडियन मुस्लिम्स, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का, कि भैया हमें अंग्रेजी आती हैं, खुदा का वास्ता हमारे बच्चों को उर्दू सिखाओ, उनको उर्दू में बात किया करें। ये मैथ्स की फैकल्टी की बात करो, अरबी की नहीं। और मैंने कहा सर आप लोगों ने कहा इंग्लिश मीडियम, और हमने कहा कि इंग्लिश में बात करें, तो आप कह रहे हैं हमारे बच्चों को उर्दू, मतलब या तो उर्दू सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करो या फिर उर्दू की प्रैक्टिस करवाओ। इट बिकेम सच अ बिग प्रॉब्लम दैट एट वन पॉइंट इन जनवरी, फरवरी, मार्च वी नियरली लॉन्च द उर्दू कोर्स, के इतनी कंफ्यूजन हो गई थी। उर्दू बोलेंगे तो आ जाएगी ना? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं और आप एक ही पेज पे थे शुरू से। हमने टीचर्स को इतनी सख्ती की हुई थी कि उर्दू तो बोलनी ही नहीं, क्योंकि बच्चों को उर्दू नहीं आती ना। हमें तो मतलब बच्चे ने सेलेक्ट भी इंग्लिश ही की हुई है, मगर उद्यम ही मच गया हुआ था कि मेरे पास एक पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू हो गया था कि सर आप कौन से, मतलब आपको क्यों ये अंग्रेज़ी का, हमें क्या अमेरिका में बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती क्या? आपको क्या लगा कि हमने सोर्स कोड में आए हुए हैं, हम आपको लैंग्वेजेस की बात करते हैं आप, हमें उर्दू की, हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आ रही है। आओ घर पे उर्दू बोलो, मुझे क्यों कह रहे उर्दू सिखाने का? आप खुद क्यों नहीं उर्दू बोलते हैं? पाकिस्तानी इंडियंस हैं। सो इट बिकेम अ प्रॉब्लम एंड देन द टीचर्स आल्सो गॉट दैट फ्लेवर के अच्छा जितना ज़्यादा। बाय द वे मैंने खुद भी 1-2 दफ़ा मीटिंग में ना टीचर से कह दिया था कि यार, और बच्चों को उर्दू तो मतलब पता तो चले कि पाकिस्तान इंडिया के बच्चे हैं, एक कल्चर है हमारा, पेरेंट्स खुद फोर्स कर रहे हैं उन टीचर को। फिर मेरी बेटी का ये है कि जी सर उसको उर्दू आती है, उर्दू में बात करती है, बट वो कहती है कि जब नहीं आई एग्री। देखिए मैथ्स उर्दू में नहीं समझ आ सकती, ये पता क्यों? इसलिए नहीं कि अंग्रेजी में कोई खास जादू है,
मसला है कि ज़्यादातर लिटरेचर जो मैथ्स का लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है, सो इसलिए इट्स फार इजी टू टीच इन इंग्लिश द स्टेम फील्ड्स देन इट होना नहीं चाहिए था ऐसे। सच बताऊं, उर्दू में भी वही वाली लिटरेचर लिखना चाहिए था हमें, वही बात है, हमारे ही बच्चे लिखेंगे अब इंशाल्लाह, वरना तो नहीं होने वाला काम। जी जी। So I hope सर बायोलॉजी के टीचर्स जो इंग्लिश में जी आई रजिस्टर एंड अनम नोज दिस, अनम को भी बताया गया है, और मैं फिजिक्स में भी यही फोर्स करूंगा कि क्योंकि देखें अरबी के ना साथ को अंग्रेज़ी ना आना एक कोई ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ नहीं मेरे लिए, मगर मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनको अंग्रेज़ी नहीं आ रही तो ये सोर्स कोड में नहीं है, बेफिक्र रहें, दे विल नॉट सर्वाइव इन सोर्स कोड। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू। थैंक्स सर अगर तो 21 ईयर ओल्ड का है जी, 21 साल के हैं, 21 ईयर ओल्ड का है और वो क्या करता है कि सोर्स कोड में बायोलॉजी में इनरोल कर देता है, तो क्या उससे फिर यूनी की ज़रूरत होगी, या मतलब फॉर एग्जांपल वो क्या कहता है कि मैं यूनी की जगह, यूनिवर्सिटी की जगह मैं बायोलॉजी की कोर्स में इनरोल कर लेता हूँ, तो जी, तो आप देखें ना, आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आपने अपने आप को क्लिंग करवाया होगा ना। आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप मॉड्यूल 1 से तो नहीं स्टार्ट करेंगे ना, मगर आपको वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको पाइथन आती है? नहीं, ये किसी और का सवाल था, उनका असल में नेट काम नहीं करता। चलें, सो बात वही ना, देखें हम वी मेजर आवर स्टूडेंट्स थ्रू द प्रोजेक्ट्स दैट दे कैन डू, नॉट कि किस मॉड्यूल पे कौन से कॉन्सेप्ट उनको आते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट में परफॉर्म नहीं कर सक रहा तो इसका मतलब उसकी स्किल डेवलप नहीं हुई, समझ गए। अब वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं आपको मिसाल देता हूँ, देयर इज़ 2 70-year-old, 1 60-year-old एंड मल्टीपल 40+ जो कि मैथ्स के क्लास में स्टूडेंट्स हैं हमारे, समझ रहे हैं, मल्टीपल 40-year-olds हैं, मतलब सैकड़ों में नहीं है मगर 20-30 बंदे ऐसे, ख़वातीन और मर्द। सो पीपल हु वांट टू लर्न एंड दे वांट यू नो प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस, वो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देख रहे होते। ये आपकी असल में उम्र है 21 साल की आप, या फिर इसलिए आपको ऊपर एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर है, वरना कुछ साल में आपको पता चल जाएगा ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट एक हॉट एयर बलून है, इसके कोई असल में मतलब होता है नॉलेज और आपके लिखे हुए पेपर कितने, ओके, आप कितनी दफ़ा पब्लिश हुए हैं, दैट्स द रियल मेजर ऑफ नॉलेज। सो आई डोंट रिकग्नाइज दिस एजुकेशन सिस्टम एज ए रियल सिस्टम। मैंने इसी के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की थी 10 साल पहले कि मैं बच्चे के 20 साल नहीं ज़ाया करने वाला, हमें टाइम ही नहीं है 20 साल ज़ाया करने वाला। हमारे जो हालात हो चुके हैं एज अ कौम, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हमने 10-10 साल के अंदर परफॉर्मर प्रोड्यूस करना। जब बच्चा 17 साल का हो तो वो पूरी दुनिया में उसके लिखे हुए पर्चे पब्लिश हो रहे हों। 17 साल का मतलब है कि उसने मैथ्स भी कर ली भी हो, बायोलॉजी भी कर ली हो, फिजिक्स भी, मतलब वो 7 साल से स्टार्ट करेगा तो अगले 10 साल में वो सिर्फ और सिर्फ स्किल ले रहा है। हमने तो आपको पता है 20-20 साल के बाद तो हमारा बच्चा आँख खोलता है कि अच्छा आप भी आगे समझ आई यूनिवर्सिटी में कि मैथ्स कितनी ज़रूरी चीज़ थी, बायोलॉजी कितनी बेसिक ज़रूरी चीज़ थी। यूनिवर्सिटी में जाके इनको पता, ज़ाहिर है उस वक्त कहीं जाके वो प्रोजेक्ट्स देते हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स में कौन से स्कूल प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं या फिर इस लेवल के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं हो रहा, बच्चे को तो पता ही नहीं होता उसको क्या नहीं पता, ये तो बड़े को पता चलता है कि मुझे तो क्या नहीं पता। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द रीज़न वाई वी स्टार्टेड सोर्स कोड एंड दिस इज़ द रीज़न वाई I think our kids are going to shine sooner and wider and better and more through the lumens of their own performance in their teens and in their early 20s inshallah, जो कि हमें 40s में जाके करियर शुरू होते थे, हमारे बच्चों के टीन एज में करियर शुरू हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। सर मेरा जो भाई है जिसको मैंने इनरोल किया ना, वो 14 ईयर का है, तो अभी यहाँ पे बताया गया कि मॉड्यूल 1 में बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, तो अभी वो तो 9th ग्रेड का स्टूडेंट है बेटा, वो तो टेस्ट देगा ना, टेस्ट से पता चल जाएगा वो किस मॉड्यूल से स्टार्ट करेगा ना, टेंशन नहीं। सही, ठीक है सर। और सर एक और बात, उसको मैंने दी कि भाई अभी हम बात कर रहे थे ना, तो उसको मैंने फ़लस्तीन वाली वीडियो दिखाई है, जो बच्चे जो है ना जिस तरह शहीद हो रहे हैं, कैपिटल्स वगैरह जो कितने तबाह होते हैं, उसको मैं रिलेट किया, अच्छा देखो ये हमारा भाई बहन या कोई भी इस तरह के हो सकते थे, क्या पता मैं होता, तो इस तरह उसने आके ज्वाइन कर लिया, तो क्या उसकी वो मोटिवेशन मतलब रहेगी, या साइंस की साइकोलॉजी क्या कहती है इस बेस पर उसने ज्वाइन किया? आप बायोलॉजी का सवाल कर रहे हैं कि इस कोर्स में?
यस सर, इस कोर्स में इस वजह से मैंने उसको एनरोल करवाया। ये तो बच्चा थी ओ लेवल, कितनी उम्र है बच्चे की? 7 कोई मुसलमान, उसकी 14 ईयर है। अच्छा, फ़लस्तीन की वीडियोस दिखाई हैं शहीद होते हुए बच्चों की, और उसके बाद आपने उसको कहा है सोर्स कोड में बायोलॉजी सीख, ये कहा है ना आपने? सवाल ये है। तो मैंने कहा मुसलमानों को ब्रांड मतलब ऊपर कर, जी हाँ, ये ठीक ये जुमला ठीक है कि भाई मुसलमान ताकत में नहीं आएंगे तो फिर आज फ़लस्तीन है तो कल कुछ और हो जाएगा। अभी ईरान शुरू हो गया ना, अगला नंबर किसका हमें क्या पता, क्योंकि हम बैठे हुए हैं डॉक्टर इंजीनियर बन के, लॉयर, डॉक्टर, बिजनेसमैन बन के, खाली अपनी अपनी खेल रहे हैं ना, इसलिए ऐसे हो रहा है ना बेटा, और किस लिए हो रहा है? वरना हो सकता था कि नवाज शरीफ हमारा प्रेसिडेंट हो सकता था। कॉम्पिटेंट मुसलमानों के ऐसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के अंदर हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा, मेरा अगला सेशन है, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हम यूनिवर्सिटी को आएंगे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना यूनिवर्सिटी में, बट मुझे बायोलॉजी पढ़ने का काफ़ी शौक रहा है शुरू से, तो क्या मैं अब बायोलॉजी में इसमें एनरोल कर सकती हूँ? और जी बिल्कुल, मुझे केमिस्ट्री से ही स्टिक रहना चाहिए? और क्या आप लोगों का कोई बैच केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट हो रहा है? जी जी बिल्कुल, केमिस्ट्री का हो रहा है इन अक्टूबर के अंदर केमिस्ट्री हमारी प्लान है, क्योंकि अभी मैथ्स का 29 को लॉन्च है, फिर फिजिक्स लॉन्च है, फिर कंप्यूटर, ये भी हमारी सीक्वेंसिंग है, कंप्यूटर साइंस है इंशाल्लाह, और उसके फ़ौरन बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ इज़ हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट बिकॉज इट्स बेसिक, उसके बगैर पोर्टफोलियो पूरा नहीं होता, इसलिए वो उसने होना ही होना है इंशाल्लाह। रही बात आप यूनिवर्सिटी की या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री की और बायोलॉजी में आना चाहें, तो ऑफ कोर्स आप तो बेशक पॉलिटिकल साइंस की भी होती है, तो मैं कहता हूँ बायोलॉजी सीखें। हर बंदे ने, आप एक दफ़ा देखें तो सही इस कोर्स को, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किसी भी एक फील्ड में अगर आपका रिसर्च का वो मुँह को खून लग गया ना रिसर्च का, उसके बाद आपने हर फील्ड के अंदर रिसर्च शुरू कर देनी है। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट इंटेलिजेंस जो कि रिसर्च की इंटेलिजेंस है, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्किल जो कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है। ये दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इंसान किसी एक सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंस लेता है और उसी स्किल को इस्तेमाल करके दूसरे सब्जेक्ट में भी घुस जाता है। दैट्स हाउ आई एंटर न्यूरोबायोलॉजी, दैट्स लिटरली हाउ आई एंटर न्यूरोबायोलॉजी। मैं साइकोलॉजी का पूरे ट्रैक के ऊपर अपनी तरफ से बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा था, बट देन आई couldn't resist but go into biology and go back into biology, of course at a totally targeted level. Guys, I really you can hear मेरा अगला सेशन 11 मिनट ऊपर हो गए। I really got to run। आपको संडे को फिर मुलाकात होगी आपसे, आपके सवालों के तांते रुकने नहीं चाहिए। संडे को वी आर मीटिंग फॉर बायोलॉजी। जी सर ज़रूर, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज जल्दी से। थैंक यू सर भाई। सर मेरा 10 ईयर्स का बेटा है मोहम्मद उमर, मैंने उसको अरेबिक में किड्स में उसको एनरोल करवाया हुआ है काफ़ी देर से, और मैथमेटिक्स में भी मई से मैंने उसको एनरोल करवाया हुआ है। तो होम स्किलिंग की तरफ से बेसिकली मैं इस तरह में अब लेके आना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे गाइड करें। मैं और मेरे नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम। किस शहर मुल्क में आप सर? लाहौर से, मैं पाकिस्तान से बात कर। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसको एक तो में कैसे इसको मैनेज करें, मतलब कितना टाइम उसको सिर्फ अरेबिक और मैथमेटिक्स है, तो और चीजें बाकी कैसे कर रहे हैं इसको? वो आपने नहीं करनी, आपने अभी देखें, जब तक आप पूरा पोर्टफोलियो नहीं कर सकते तब तक आप उसको होम स्कूलिंग में नहीं डालेंगे। आप पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट करें कि हाँ जो चीज़ें, जो स्किल, जो नॉलेज स्कूल ने देनी थी वो हम वैसे भी दे सकते हैं, तब आप ये डिसीजन लेने के करीब जाएंगे। फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। मैंने अभी आपसे कहा होम स्कूलिंग का पैकेज आने वाला है होम स्कूलर्स के लिए खाली। उधर हमने पेरेंट्स को पूरे हफ्ता एक दिन 4-4 घंटे की ट्रेनिंग है रोज़ की 7 दिन, क्योंकि इतना लंबा, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ना, फिजिकल कोशेंट्स अलग से हैं, मेंटल कोशेंट्स अलग से हैं, स्पिरिचुअल अलग से हैं, इमोशनल कोशेंट्स अलग से हैं, रूटीन, स्केड्यूल्स, माँ का रोल क्या होना है, हमारी ऐप कहाँ पे मदद कर रही है, कहाँ पे अम्मी की मदद चाहिए, कहाँ पे अब्बू की चाहिए, कहाँ पे सिबलिंग्स की चाहिए, ये सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए होम स्कूलर्स को हम पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं। तब तक मैं होम स्कूलर्स को यही कह रहा हूँ कि अभी आपने अपना सिस्टम नहीं चेंज करना जब तक कि हम आपको ये पोर्टफोलियो हम प्रेजेंट ना कर दें कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स, तमाम टीचर्स, करिकुलम आपको पूरी तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि ये देख लें, मेजर करें। अगर आप कहीं और बेहतर लग रहा है वहाँ से करें, नहीं लग रहा है यहाँ से करें, मगर नॉलेज, स्किल
और ये 4 क्वाड्रेंट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इससे बेहतर है स्कूल में ही डाल दे। फिर ज़ाहिर है वो बेहतर तो नहीं है, तो एक जन्नू की आ गई है, मगर एक चीज़ ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे कह देंगे वहाँ से निकाल दो। Unless I have something to give you as a replacement, I cannot tell you to stop putting your kids in school. I cannot do that. So आप वेट करें, अभी जल्दी कुछ ही हफ्तों महीनों के अंदर हम होम स्कूलर्स का पैकेज ऑफिशियली आप सबके सामने एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल देंगे कि आप सब चीज़ें घर पे मौजूद हैं, अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लियर करने के लिए मैं बहुत वेट कर रहा था इस चीज़ का कि इसको कैसे हैंडल कैसे करेंगे। आई नो इट्स नॉट इजी सर, होम स्कूलिंग ज़्यादा टफ काम है पेरेंट्स के लिए। अगर वो मिसमैनेज हो गया तो बच्चा काफ़ी नुकसान उठाता है। स्कूल में जो मिसमैनेजमेंट होती है वो ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, मगर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो परेशान नहीं होते। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह संडे को दोबारा से आपकी स्टूडेंट पोर्टल की ट्रेनिंग के लिए, आपकी क्लास की स्केड्यूल्स के लिए, रोस्टर के लिए, और कोई और सवाल हो संडे को दोबारा से हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू द फैमिली ऑफ सोर्स कोड। अल्लाह ताला हमारे बच्चों से दीन के असली काम और बड़े काम, मकबूला काम ले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।